हेलो माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं अपने इस वीडियो में आप सभी को जो सीए फाइनल में एएफएम सब्जेक्ट है पेपर नंबर 2, उसमें जो चैप्टर नंबर 9 है डेरिवेटिव, इसमें आईसीए के स्टडी मटेरियल में जितना भी इलस्ट्रेशन है और टेस्ट योर नॉलेज के अंदर में जितना भी सम्स है ये सब मैं डिस्कस करने वाला हूं। आप इसको एक बार अच्छे से समझ लेने के बाद उसका एक बार रिटन प्रैक्टिस कर लेना। इसमें क्या है कि जो इलस्ट्रेशन जो न्यू ऐड हुआ है May 24 एंड ऑनवर्ड से कुछ इलस्ट्रेशन न्यू ऐड हुआ है, वो इलस्ट्रेशन भी हम आपको करवाएंगे। शायद वो इलस्ट्रेशन नंबर 4, 5, 6 है एंड 1, 2, 3 इलस्ट्रेशन पहले भी था और अभी भी है। इलस्ट्रेशन 4, 5, 6 भी हम आपको डिस्कस करके बताएंगे। आपके पास जो स्टडी मटेरियल होना चाहिए वो May 24 एंड ऑनवर्ड्स वाला होना चाहिए। अगर उसके पहले का है तो उसमें इलस्ट्रेशन 1, 2, 3 एंड टेस्ट योर नॉलेज के अंदर का प्रैक्टिकल क्वेश्चन सारा कॉपी पेस्ट है। बाकी जो इलस्ट्रेशन 4, 5, 6 है ये न्यू स्टडी मटेरियल में ऐड हुआ है न्यूली। आपको उसको जो है ना न्यू वाला जो बुक है उसका पीडीएफ डाउनलोड करके या बुक से आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम आपको जो ये बताना है वो शुरू करते हैं। आपको सबसे पहले 22 नंबर पेज में आना है जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 1 दिखेगा। इलस्ट्रेशन नंबर 1 में ये कह रहा है कि फॉलोइंग इज अ टू सब पीरियड ट्री ऑफ 6 मंथ। रुको एक सेकंड, इसको थोड़ा सा साफ कर देते हैं। जो है ना आपको यहाँ पर बोल रहा है कि फॉलोइंग इज अ टू सब पीरियड ट्री ऑफ 6 मंथ ईच फॉर शेयर ऑफ कैब लिमिटेड। ठीक है, सीएबी लिमिटेड का यहाँ पर आपको दिया हुआ। जैसे हम आपको एक बार समझाते हैं पहले क्वेश्चन को, उसके बाद हम आपको आंसर बताएंगे। बोल रहा है कि मान के चलो कि अगर प्राइस जो है वो एट जीरो लेवल रहेगा, जीरो लेवल पे अगर प्राइस रहेगा तो 30 रहेगा, और अगर प्राइस बढ़ करके कितना भी बढ़ जाए तो वो या तो 33 हो जाएगा, और प्राइस घट जाएगा तो वो 27 हो जाएगा। अगर एक बार प्राइस 33 हो गया तो 33 से भी बढ़ करके वो 36.30 हो सकता है। और ये सारा 6 महीने के अंदर का बताया हुआ, ये 6 महीने के अंदर का जो है ना वो आपको बताया हुआ, यहाँ पे ट्री बताया हुआ है 6 महीने के अंदर का। और अगर 33 से गिर गया प्राइस तो वो 29.70 हो जाएगा। ठीक है, और नीचे में जो डाउन हुआ था अगर 33 नहीं होता तो प्राइस गिर के 27 हो जाता। तो 27 यानी गिरे हुए प्राइस होने के बाद अगर वो उठता उसके बाद तो 29.70 होता, यानी अगर वो बढ़ जाता तो 29.70 होता, और अगर वो फिर से गिर जाता तो 24.30 होता। आपको क्वेश्चन में बोल रहा है ना कि यूजिंग द बाइनोमियल मॉडल आप कैलकुलेट करो, मतलब कैलकुलेट करके बताओ करंट फेयर वैल्यू ऑफ अ रेगुलर कॉल ऑप्शन। ये आप जो है ना कॉल ऑप्शन का फेयर वैल्यू बताओ, करंट फेयर वैल्यू रेगुलर कॉल ऑप्शन का, जबकि आपको एक्सपेक्टेड जो प्राइस है वो 28 दे के रखा हुआ, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न 5% दे के रखा हुआ है। उसके बाद आपको बोल रहा है यू शुड आल्सो इंडिकेट कॉम्पोजिशन ऑफ इंप्लाइड रिस्कलेस हेज पोर्टफोलियो एट द वैल्यूएशन डेट। तो चलो एक बार हम आपको सोल्यूशन से समझाते हैं। यहाँ पर जो यू है, यू का मतलब होता है कि प्राइस जो है वो बढ़ करके कितना हो गया। यहाँ पर होता है कि जो अपर प्राइस रहता है, यू का मतलब होता है हायर प्राइस एट लोअर एट हायर प्राइस एट पीरियड 1। ठीक है, हायर प्राइस यानी वो 30 से 33 हो गया, डिवाइडेड बाय बेस होता है यानी प्राइस एट पीरियड 0, यानी जब टाइम पीरियड 0 था तब कितना प्राइस था 30, और वो बढ़ करके पीरियड 1 पे 33 हो गया। वही आंसर आएगा अगर जब उसका प्राइस 33 से भी बढ़ करके 36.30 हो गया था तो आंसर इसका 1.10 आएगा, यू का आंसर। डी का मतलब होता है कि प्राइस जो है ना वो फॉल किया। तो यहाँ पर फॉल किया तो देखो प्राइस जो है वो पहले 30 था तो 30 से अगर गिर के 27 हो गया। डी का मतलब डाउन होता है और यू का मतलब होता है अप। ठीक है, डी का मतलब डाउन होता है, यू का मतलब अप होता है। तो अगर डाउन हुआ तो 27 हो गया 30 से, एंड ये वाला भी जो है ना 27 से या नहीं तो वो 24.30 हो गया। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ये समझना है कि इसका आंसर जो डाउन के केस में है वो 0.90 होता है। रेट जो है ना यहाँ पर 6 मंथ का ही बोल रहा है और आपको यहाँ पर 5% पर एनम का दिया हुआ है, इसीलिए आप यहाँ पर 1/2 लोगे और इसको सॉल्व करके आप रेट निकाल लोगे 1.0247 हो जाएगा। अब जो ये प्रोबेबिलिटी फॉर इंक्रीज है, मतलब ये कितना परसेंटेज चांस है कि प्राइस बढ़ ही जाएगा, इसका फॉर्मूला आर माइनस डी बाई यू माइनस डी होता है। आर डी यू डी सब आप निकाले हो, इसको सॉल्व करके इतना परसेंट चांस है कि प्राइस बढ़ जाएगा, तो कितना परसेंट चांस है कि प्राइस डिक्रीज हो जाएगा, इसको 1 में से माइनस कर दो तो उतना परसेंटेज चांस है कि प्राइस डिक्रीज कर जाएगा। मेरे ख्याल से आप समझ रहे होंगे। अब जो यहाँ पर है मेरे भाइयों एवं बहनों, आपको सी यू यू निकालना पड़ेगा। सी यू यू का मतलब होता है कि प्राइस 2 बार अप हुआ, यानी प्राइस जो है ना पहले 30 से 33 हुआ। यहाँ पर देखो मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू बताता हूँ, ये जो है ना इसको बोला जाता है सी यू यानी एक बार अप हुआ प्राइस, और इसको बोला जाता है सी डी यानी एक बार प्राइस डाउन हुआ। इसको थोड़ा साफ सुथरा करके हम आपको थोड़ा एक बार फिर से बताते हैं। ठीक है, किसको सी यू किसको सी डी बोला जाता है। देखो सी का मतलब होता है कट ऑफ, कट ऑफ। ठीक है, तो प्राइस का कट ऑफ जो है ना वो एक बार अगर बढ़ जाएगा, एक बार अगर अप हो जाएगा मेरे भाइयों एवं बहनों, अगर एक बार अप हो जाएगा तो उसको सी यू बोलोगे, और 2 बार अगर अप हो गया यानी एक बार 33 हुआ और फिर से 36.30 हो गया तो सी यू यू बोलोगे, क्योंकि 2 बार अप हुआ तो 2 बार अप का यू ले लो। ठीक है, और ये है कट ऑफ प्राइस। ठीक है, तो कट ऑफ ये है आपका टाइम पीरियड 0 पे
30 है, ठीक है, यानी कट ऑफ प्राइस जो है वो 2 बार अप होने के बाद इतना हो जाएगा। ओके, तो इसको बोला जाएगा CUU, ठीक है। और इसको क्या बोला जाएगा ये मैं आपको बताता हूं। देखो, इसको बोला जाएगा कि जब एक बार बढ़ गया था 33, उसके बाद गिर गया, यानी एक बार अप हुआ फिर एक बार डाउन हुआ, तो इसको CUD बोला जाएगा। और ये वाले भाई साहब बेचारा को बोला जाएगा कि एक बार डाउन हुआ फिर से डाउन हुआ, तो इसको CDD बोला जाएगा, ठीक है। तो जब आप ये निकालोगे CUU, CUD और CDD, उसमें आप देखोगे कि वो जो एक्सपेक्टेड प्राइस है इससे वो कितना डिफर कर रहा है, दैट इज कॉल्ड CUU, CUD एंड CDD, ठीक है, उसी को बोलते हैं कट ऑफ प्राइस, ठीक है। ओके, अब उसके बाद आपको CU, CD, CO निकालना है। ओके, एंड उसको निकालने के बाद ये वाला ट्री हम आपको समझाएंगे। तो CU निकालने का जो फॉर्मूला होता है, CU निकालने का फॉर्मूला होता है जो इंक्रीज का प्रोबेबिलिटी है, इंक्रीज होने का प्रोबेबिलिटी है वो इनटू CUU, जो ऊपर में अभी CUU निकाले हो वो, प्लस डिक्रीज होने का जो प्रोबेबिलिटी है वो इनटू CUD, ठीक है, डिवाइडेड बाय R होता है। R यहाँ पे दिया हुआ है आपका कितना परसेंट आप निकाले हो ना, R का वैल्यू वही नीचे में डालना है। इसको सॉल्व करके आपका CU आ गया इतना। CD का फॉर्मूला होता है जो इंक्रीज का ये होता है प्रोबेबिलिटी वो इनटू CUD, ठीक है, और यहाँ पे डिक्रीज का जो प्रोबेबिलिटी है इनटू CDD का वैल्यू जो ऊपर जस्ट आप निकाले हो, डिवाइडेड बाय R होता है। इसको सॉल्व करके आ गया। अब ये CU और CD का हेल्प लगेगा इसमें, क्योंकि यहाँ पर इंक्रीज का प्रोबेबिलिटी है और जो CU यहाँ पर निकाले हो ना वही यहाँ पर रख दो मेरे भाइयों, ठीक है, और ये डिक्रीज का प्रोबेबिलिटी है और जो यहाँ पर CD निकाले हो उसी को यहाँ पर रख दो, और नीचे में तो R होगा ही। तो आपको CU, CD, CO निकल गया, यानी जो ये CO है ना, ये कट ऑफ है टाइम पीरियड 0 पे, तो उसको यहां पे रख दो। तो इसका आंसर 3.83 आया है ना, वही ये लोग 3.84 लिखा है। तो अगर प्राइस बढ़ जाएगा तो बढ़ करके वो CU हो जाएगा, यानी अप हो करके वो इतना हो जाएगा, और अगर प्राइस घट जाएगा तो घट करके वो इतना हो जाएगा। ओके, मेरे ख्याल से आप समझ रहे होंगे। तो अगर वो घट करके इतना हो जाएगा तो उसके बाद वो CUU मैक्सिमम इतना हो सकता है, CUD वो इतना हो सकता है, और CDD जो है ना वो 0 यहां पर इतना हो सकता है। मेरे ख्याल से आप समझ गए होगे, नहीं समझ में आ रहा होगा तो थोड़ा वीडियो को पीछे कर लेना, आप देख लेना, ठीक है, समझ जाओगे। और उसके बाद आपको बोल रहा है कि रिस्क लेस जो है ना हेज पोर्टफोलियो का फॉर्मूला होता है CU माइनस CD डिवाइड बाय SU माइनस SD। तो यहां पर जो है ना सबका वैल्यू दिया हुआ है, यहां पर उन्होंने दे के रखा हुआ है, देखो जस्ट अ मिनट, यहां पर उन्होंने दे करके रखा हुआ है, रुको एक सेकंड, इंस्टीट्यूट का एक गलती है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर जो इंस्टीट्यूट का मिस्टेक है वो ये है कि जो SU और SD है ये तो बहुत क्लियर है कि SU और SD जो है वो आपका प्राइस एक बार अप हो रहा है तो 33, डाउन हो रहा है तो 27 है, उसको इन्होंने SU और SD दिखाया है। मगर इन्होंने CU और CD जो ऊपर में कैलकुलेट किया है ना वो नहीं दिखाया, यहाँ पर 5 और 0 ले लिया, तो ये इंस्टीट्यूट का मिस्टेक है। ओके, इसको ठीक कर लेना, और ठीक करके जो CU निकाले हो, CU जो निकाले हो 5.673 वो दिखाना, और जो CD है उसके जगह पर आप जो 1.0341 निकाले हो वो लिखना, ठीक है। एंड इसको सॉल्व करके जो आपका आंसर आएगा वही यहाँ पे फ्रैक्शन में लिख देना, दैट इज योर आंसर। ओके, अब आप आ जाइए जो इलस्ट्रेशन नंबर 2 है उसके लिए आप आ जाइए नेक्स्ट पेज में, 24 नंबर पेज में नीचे। अब इस 24 नंबर पेज में क्या कह रहा है, इस 24 नंबर पेज में कह रहा है द करेंट मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी ऑफ पंचायत लिमिटेड। ओके, करेंट मार्केट प्राइस 420 दिया हुआ है, विद इन अ पीरियड ऑफ 3 मंथ, 3 महीने के अंदर में मैक्सिमम एंड मिनिमम प्राइस जो है वो इतना और इतना हो जाएगा, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न 8% है। आपको बोल रहा है व्हाट शैल बी द वैल्यू ऑफ 3 मंथ कॉल ऑप्शन, कॉल ऑप्शन के हिसाब से वैल्यू ऑफ वैल्यू क्या हो जाएगा, जो है अंडर मतलब कॉल ऑप्शन का क्या वैल्यू हो जाएगा 3 मंथ के बाद अंडर रिस्क न्यूट्रल मेथड एट अ स्ट्राइक प्राइस ऑफ 450 एंड e टू द पावर 02 का जो है ना वैल्यू 1.02% दिया हुआ है, ठीक है। देखो ये e के पावर में 02 ही क्यों दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर 8% जो है वो रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न पूरे साल का है, पर एनम का है, और आपको 3 मंथ का ही चाहिए। तो 8% डिवाइड बाई 12 मंथ इंटू 3 मंथ करोगे तो 2% आएगा, और 2% में परसेंट हटाओगे तो 0.02 आएगा, तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है 0.02। ओके, अब इसका जो सोल्यूशन है वो बहुत ही सिंपल है। इसका सोल्यूशन का फॉर्मूला होता है आपका देखो मैक्सिमम प्राइस माइनस मार्केट प्राइस जो दिया हुआ है इनटू जो प्रोबेबिलिटी है प्राइस के बढ़ने का ही प्रोबेबिलिटी P है, और यहां पर होता है मिनिमम प्राइस माइनस मार्केट प्राइस इनटू प्रोबेबिलिटी डिक्रीज, अगर प्रोबेबिलिटी बढ़ने का प्रोबेबिलिटी P है तो घटने का मतलब जो मैक्सिमम प्राइस का प्रोबेबिलिटी P है तो डाउन होने का जो प्रोबेबिलिटी है वो 1 माइनस P है। इसको सॉल्व करके जो आपका वैल्यू आएगा इक्वल टू स्ट्राइक प्राइस इनटू e टू द पावर 02 माइनस 1 होता है इसका फॉर्मूला, ठीक है। अब इसको सॉल्व करके जो आपका P का वैल्यू आएगा, क्योंकि सब कुछ ही दिया हुआ है क्वेश्चन में, जो P का वैल्यू आएगा वो लिख लेना, एंड P का वैल्यू आ जाने के बाद जो है ना आपको वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन निकालना है, और वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन का फॉर्मूला होता है जो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ मैक्सिमम, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ एक मिनट रुको, आपका यहाँ पर प्रोबेबिलिटी कितना आया था 0.2848 किसका आया था, ये जो आपका प्रोबेबिलिटी आया है, ये जो आपका प्रोबेबिलिटी आया है ये P यानी मैक्सिमम प्राइस का आया है, तो इसी को सबसे पहले रखना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ मैक्सिमम प्राइस। ओके, और ब्रैकेट के अंदर में मैक्सिमम प्राइस माइनस
करंट मार्केट प्राइस करना है और डिवाइडेड बाय आपको e के पावर में t यानी e के पावर में 0.02 का जो वैल्यू है वो दिया हुआ है, ये हो जाएगा। इसका फॉर्मूला है ये प्रोबेबिलिटी ऑफ मैक्सिमम प्राइस इनटू मैक्सिमम प्राइस माइनस करंट प्राइस डिवाइडेड बाय e टू द पावर t। इसको सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन का। उसके बाद आप थर्ड नंबर क्वेश्चन में चले जाओ, जिसके लिए आपको आना है इलस्ट्रेशन नंबर 3 जो है यहाँ पर, ये देखो इसमें बोल रहा है कि द शेयर ऑफ टिक लिमिटेड आर करेंटली प्राइस एट, करंट में इसका प्राइस जो है वो 415 है एंड कॉल ऑप्शन एक्सरसाइजेबल इन 3 मंथ टाइम, 3 महीने के टाइम में जो कॉल ऑप्शन एक्सरसाइजेबल है एट द रेट ऑफ 400 है और रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न 5% है। ओके एंड उसके बाद जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो 22% दिया हुआ है। उसके बाद आपको बोल रहा है कि बेस्ड ऑन द अजम्पशन दैट टिक लिमिटेड इज नॉट गोइंग टू डिक्लेयर एनी डिविडेंड ओवर द नेक्स्ट 3 मंथ, 3 महीना में इन्होंने कोई डिविडेंड डिक्लेयर करना नहीं है, तो आपको बोल रहा है इज द ऑप्शन वर्थ बाइंग फॉर ₹25 में बाई करना ये वर्थ होगा कि नहीं। दूसरा आपको बोल रहा है कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अफोरसेड कॉल ऑप्शन बेस्ड ऑन द ब्लैक शोल्स वैल्यूएशन मॉडल इफ करंट प्राइस इज कंसीडर्ड ₹380। ओके, करंट प्राइस जो है ना, अगर यहाँ पे 415 को बदल करके 380 कर दिया जाए तो क्या सोल्यूशन होगा। आपको बोल रहा है कि क्या ये वर्थ होगा पुट ऑप्शन अगर वो जो प्राइस है करंट प्राइस उसको 380 कर दिया जाए। ओके एंड लास्ट में आपको बोल रहा है कि अगर शेयर प्राइस को हम 408 कर दें और डिविडेंड ₹10 का एक्सपेक्टेड किया जा सकता है कि वो पे होगा 2 मंथ में ही, 2 महीने के टाइम में होगा, यानी 3 महीना टोटल है, 2 महीने में जो है ना पेड इन 2 मंथ होगा, तो फिर कॉल ऑप्शन का क्या वैल्यू हो जाएगा। और नीचे में आपको बहुत सारा इनका वैल्यू दिया हुआ, इनका यहाँ पर मतलब है आपका है यहाँ पर नेचुरल लॉगरिथम, इसका मतलब आई एन का मतलब होता है नेचुरल लॉगरिथम। ओके, और बहुत सारे आई एन और ई टू द पावर समथिंग का वैल्यू दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप जब सोल्यूशन में आओगे तो आप बोलोगे भाई करंट मार्केट प्राइस दिया हुआ है, एक्सरसाइजेबल प्राइस क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक्सरसाइजेबल प्राइस, उसके बाद आपका रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न 5% और स्टैंडर्ड डिविएशन 22% है। तो जब आप ये D1 निकालोगे, आपको हर एक क्वेश्चन में D1 और D2 निकालना रहेगा, तो D1 और D2 का फॉर्मूला सेम ही होगा, बस जो यहाँ पर प्लस है वो D2 में यहाँ पर माइनस हो जाएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। ओके, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो देखो इसका फॉर्मूला जो होता है ये हम आपको एक बार बता दे रहे हैं। यहाँ पर होता है कि जो इन है ना, ठीक है, इन इंटू करंट प्राइस डिवाइडेड बाई एक्सरसाइजेबल प्राइस प्लस आर मतलब 5% दिया है तो 5% को 0.05 बोलोगे प्लस 1/2 इंटू एसडी का स्क्वायर और यहां पर जो है ना आपको टाइम लेना है। टाइम यहां पर आपको कितना दिया है, 3 मंथ दिया है, तो 3 मंथ टोटल 12 मंथ का कितना प्रपोर्शन होता है, तो 3 मंथ डिवाइडेड बाय 12 मंथ करोगे तो 0.25 आएगा। और यहाँ एसडी इंटू टाइम का रूट होता है, ठीक है, एसडी इंटू टाइम का रूट होता है। इसको सॉल्व करोगे तो आपका जो आंसर है वो D1 का आ जाएगा, फिर वही D2 का फॉर्मूला में लगा देना सेम, बस माइनस का साइन करके यहाँ पे D2 भी निकाल लेना। ओके, अब इसके बाद का जो सोल्यूशन है ना मेरे भाइयों एवं बहनों, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल से लिया गया है कि जब ये आया D1 का आंसर तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन D1 0.50327 रहेगा, तो उसका आंसर जो है ना वो कितना आएगा, 0.6928 आएगा। और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन D2 का उसी हिसाब से टेबल के सहारे इन्होंने निकाला है। और जब ये इतना निकल जाएगा तो वैल्यू ऑफ ऑप्शन में आपको क्या पुट करना है, वैल्यू ऑफ, देखो ये वाले के लिए आपको टेबल या तो एग्जाम में प्रोवाइड करेगा या तो ये क्वेश्चन ही नहीं पूछेगा, ठीक है, और या नहीं तो इसका वैल्यू खुद ही दिया रहेगा क्वेश्चन में, तब ये पूछा जाएगा। ओके, मैक्सिमम चांस है ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा, और अगर पूछेगा तो आपको वो दिया रहेगा वैल्यू। अब वैल्यू ऑफ ऑप्शन जो है अगर वैल्यू नहीं दिया रहा तो आपको वो टेबल देंगे जिससे आप देख करके पता करोगे। देखो अब यहाँ पर वैल्यू ऑफ ऑप्शन जो है इसका फॉर्मूला होता है जो करंट प्राइस है इनटू ND1 यानी जो D1 का N है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन माइनस होता है एक्सरसाइजेबल प्राइस और डिवाइडेड बाई जो है ना आपका मतलब e टू द पावर 0.5 यानी यहाँ पर जो RF का परसेंटेज है वो, एंड आपका जो टाइम है 0.25 यानी 3/12 0.25 वो होता है, और इनटू ND2 होता है। इसको सॉल्व करके जो है ना आप जब आंसर निकालोगे, ठीक है, इंटू ND2 भी करना है, इसको सॉल्व करके जब आप आंसर निकालोगे तो आपका जो आंसर आएगा यही है वैल्यू ऑफ ऑप्शन। ओके, यहाँ पर इन्होंने एक ऑल्टरनेटिव तरीका भी दिया हुआ है कि ये कैन ऑल्सो भी ऐसे भी फाइंड किया जा सकता है, तो ये कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। उसके बाद आप आ जाइए, जो जब इसका प्राइस 380 हो जाएगा ना तब सब कुछ सेम रहेगा, बस यहाँ पर करंट प्राइस की जगह पे 380 ले लेना और सेम इसी को फिर से सॉल्व करना। ओके, उसके बाद बोल रहा है कि जो है तीसरा वाला बोल रहा है कि वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन जो है वो यहाँ पर आपने निकाला 10.52, ठीक है, वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन। तो अगर ये सेम रहेगा वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन और मार्केट प्राइस 415 हो जाएगा, तो आपको क्या निकालना है, बोल रहा है वैल्यू ऑफ पुट ऑप्शन। अगर कॉल ऑप्शन जस्ट रोमन 2 का लोगे और मार्केट प्राइस इतना हो जाएगा तो पुट ऑप्शन निकालने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आप एक काम कर लो कि जो आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सरसाइजेबल प्राइस है, देखो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सरसाइजेबल प्राइस का मतलब हुआ कि यहां पर अगर आप जो है ना वो रेट जो है वो रेट अगर आप लेते हो, मान लो यहां पर देखो मैं आपको ये बताता हूं कि ये 5%, रुको इसका मैं बताता हूं। देखो 5% क्वेश्चन में दिया हुआ है, 5% का अगर आप निकालोगे, 5% दिया हुआ, 5% का अगर आप मतलब क्या बोलते हैं, अगर आप 3 महीना का निकालोगे तो आपका कितना आएगा,
देखो यहां पर जो है ना, अगर आप 3 महीना के लिए जितना 5% का पीवी फैक्टर आएगा 3 महीना के लिए, वो 1 में ऐड करके नीचे लिखना है, ठीक है। और इसका वैल्यू जो है ना, ये क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में e⁻0.0125, ठीक है, उसका वैल्यू है ये, ओके। e⁻0.0125 का ये वैल्यू है, और इसको पुट करके आप जब आंसर निकालोगे तो 395.06 आएगा। दैट इज योर आंसर, ओके। रुको मैं आपको इसको और थोड़ा क्लियर करके बताता हूं। देखो यहां पर जो इन्होंने ये लिखा है ना, यहाँ पर जो इन्होंने ये लिखा है ना 1.0125, ठीक है, तो ये 0125 कहां से आया ये मैं आपको बताता हूँ। आपको क्या करना है, आप अगर 5% पूरे पर एनम का है तो 3 मंथ के लिए आप निकालोगे, 5% इंटू 3/12 करोगे तो 1.25% आएगा, और परसेंट हटाओगे तो 0.0125 आएगा। एंड उसी का पीवी फैक्टर अगर आप निकालोगे, यानी अगर 1.25% के हिसाब से 3 महीना का निकालोगे, ठीक है, तो उसमें जो 3 महीने का रेट है वो अप्लाई होगा यहाँ पर, और 1.0125 यानी पीवी फैक्टर लगा करके 395.06 इसका वैल्यू हो गया। एंड उसके बाद पुट ऑप्शन का जो वैल्यू फॉर्मूला होता है वो ये होता है कि करंट प्राइस को नेगेटिव में रखना है, प्लस वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन, प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सरसाइजेबल प्राइस, ठीक है। आप इसको सॉल्व करके आप जो है ना पुट ऑप्शन का वैल्यू निकाल सकते हो, 25.58 जो मैंने फॉर्मूला बताया ना वो फॉर्मूला यूज होगा। अब उसके बाद यहां पर ये कह रहा है कि जो है ना आपको 2 महीने का ही बोल रहा है सम सॉल्व करने के लिए, 2 महीने में ही आपको डिविडेंड मिल जाएगा। तो 10 रुपया जो है ना उसका फेस वैल्यू है, 10 रुपया उसका फेस वैल्यू है, ओके। एंड अगर आपको 2 महीने में ही डिविडेंड मिल जाएगा तो देखो 5% पूरा दिया हुआ, अच्छे से सुनना, ये जो वैल्यू है ना 0.1666 ये कहां से आया ये मैं आपको बताता हूं, ठीक है। जो 5% है वो पूरे 12 महीने का है, तो 2 मंथ का कितना आएगा, 5 इंटू 2/12 करोगे तो 0.8333 आएगा, ठीक है। अब 0.8333 में परसेंटेज हटा दोगे तो आपका 0.0833 आएगा, जो इन्होंने यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है, देखो यहां पर, ठीक है। और इसके वैल्यू को पुट करके, इसका वैल्यू को पुट करके आप मल्टीप्लाई करोगे तो एक्सपोनेंशियल टेबल में, तो आपका आंसर आ जाएगा 9.917, ओके। जबकि इसका इन्होंने वैल्यू जो है वो 0.00833 का इन्होंने वैल्यू दिया हुआ नहीं है, ठीक है। ये बोल रहे हैं एक्सपोनेंशियल टेबल को जाकर के देख लो, तो ये टेबल देखोगे तभी हो पाएगा, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछता सी इंस्टीट्यूट की टेबल पूरा देखना पड़े, वो क्वेश्चन में रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन गिवन रहेगा, ठीक है, ओके। रुको 1 सेकंड रुको, उसके बाद मैं आपको आगे बता। अब उसके बाद जो है ना एडजस्टेड प्राइस जब आप निकालोगे तो एडजस्टेड प्राइस निकालने का फॉर्मूला होता है करंट प्राइस माइनस पीवी ऑफ डिविडेंड, ठीक है। पीवी ऑफ डिविडेंड वो माइनस कर दोगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड को, तो इतना आपका एडजस्टेड प्राइस आ जाएगा। एंड उसके बाद आप जो है ना सेम उसी फॉर्मूला से D1 और D2 निकालोगे, बस जो एडजस्टेड प्राइस यहाँ पे निकालो ना ये करंट मार्केट प्राइस के जगह पे रख देना, बाकी नीचे का जो सोल्यूशन है वो पूरा सेम टू सेम है, ओके। तो अब आप आ जाइए, जो अगला वाला इलस्ट्रेशन है उसके लिए आपको आना पड़ेगा, मैं आपको पेज नंबर बताता हूँ, पेज नंबर 39 में आना पड़ेगा। 39 नंबर पेज में आइए, जहां पर आपको दिखेगा, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 4 दिखेगा, ये इलस्ट्रेशन नंबर 4 सेम एज इलस्ट्रेशन नंबर 3 है। तो आप इलस्ट्रेशन नंबर 3 अगर समझ गए होगा, क्योंकि इसमें सारा डेटा दे दिया है, ठीक है, तो ये आपका आसानी से हो जाएगा, ओके। और उसके बाद आप आ जाइए इलस्ट्रेशन नंबर जो है ना 4 तो हो गया, इलस्ट्रेशन नंबर 5 में आइए, क्योंकि इलस्ट्रेशन 4 आपको खुद से करना है, क्योंकि वो इलस्ट्रेशन 3 के जैसा है, अगर वो समझ गए होगे तो इलस्ट्रेशन नंबर 4 भी हो जाएगा, ओके। अब आप आ जाइए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर उन्होंने जो है ना वो इलस्ट्रेशन नंबर 5 को आपको बताने से पहले हम आपको थोड़ा सा ये एक्सप्लेन करना चाहेंगे कि ये जो आपका एबेंडोनमेंट ऑप्शन है इसका क्या मतलब होता है। एबेंडोनमेंट ऑप्शन का मतलब होता है कि आपने किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगाया, बाद में वो प्रोजेक्ट में आपको लगा कि नहीं नहीं ये प्रोजेक्ट तो आपके लिए नुकसानदायक है, तो आपने क्या किया ना कि जितना पैसा लग गया है उसका केयर नहीं करके उसी टाइम उसको बंद करने का सोचा कि अब फ्यूचर में हम और लॉस नहीं सहेंगे, दैट इज कॉल्ड एबेंडोनमेंट ऑप्शन, ओके। तो जो है ना इलस्ट्रेशन नंबर 5 ये कह रहा है कि आईपीएल जो है वो ऑलरेडी in production of fertilizers in considering a proposal of building a new plant to produce pesticides. Suppose the PV of proposal is 100 crore without the abandonment option. However, if the market condition for pesticides turn to be favorable favorable, the present value of proposal shall increased by 30%, वो बढ़ सकता है 30% से, और यानी तो वो घट भी सकता है 40% से। तो जो है अगर आप आज के डेट में इंटरेस्टेड नहीं होना तो आप उसको डिस्पोज ऑफ 80 करोड़ पे कर सकते हो। 100 करोड़ तो खर्चा लग गया, लेकिन आप 80 करोड़ पे डिस्पोज कर सकते हो। रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न 8% है। तो आपको बोल रहा है कि क्या एबेंडोनमेंट ऑप्शन जो है वो सही होगा कि नहीं। तो सबसे पहले आप ये बोलो यहाँ पर सोल्यूशन कि भाई 100 है, बढ़ गया तो 130 हो जाएगा, और घट गया तो 60 हो जाएगा, ठीक है। बढ़ गया तो 130 हो जाएगा, 130 का मतलब 30% बढ़ जाएगा, तो 100 में 30% बढ़ जाएगा तो 130 हो जाएगा, और घट जाएगा तो 40% घट जाएगा, यानी 100 का 40% घट के 60 हो जाएगा। तो जब बढ़ जाएगा तब कुछ पे ऑफ नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अब हम अपना धंधा को बेचेंगे थोड़ी ना, हम तो उसको कंटिन्यू करेंगे। लेकिन जब वो घट जाएगा तो मेरे को वो 80 करोड़ ही कमा करके देगा, लेकिन मेरा जो 60 का जो है ना उसका प्राइस हो गया रहेगा। तो यहाँ पर जो पे ऑफ है वो 20 आएगा, दोनों का डिफरेंस, ओके।
और उसके बाद इस फॉर्मूला होता है RF इक्वल टू, यानी आपको यहाँ पर बोलना है ना प्रोबेबिलिटी निकालना है कि भाई बढ़ेगा ही या घटेगा ही, उसका प्रोबेबिलिटी निकालो। तो देखो यहाँ पर बढ़ने का जो प्रोबेबिलिटी है वो 30% है, तो 30% ही बढ़ जाए इसका प्रोबेबिलिटी कितना है उसको P मानो, और 40% से घट जाए इसका प्रोबेबिलिटी कितना है उसको 1 माइनस P मानो। और ये प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके जो फाइनल आंसर आता है उसको रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न बोलते हैं। इसको सॉल्व करके जो है ना आपका P का वैल्यू आ जाएगा। P का वैल्यू आने के बाद जब आपका पी का वैल्यू आ जाएगा तो आप उसके बाद एक्सपेक्टेड पे ऑफ जो है ना ईयर 1 में कितना करना पड़ेगा ये आप निकालोगे। तो जो आपका पी का वैल्यू आया रहेगा उसको मल्टीप्लाई करोगे कि जब आपका प्राइस बढ़ गया था तब आपको 0 पे करना पड़ा था, और जो जब आपका घट गया रहेगा प्राइस, यानी 1 माइनस पी का मतलब होता है कि डिक्रीज होगा प्राइस, तो उसका प्रोबेबिलिटी 1 माइनस पी लोगे। एंड उस टाइम आपको पे ऑफ 20 करना पड़ा था। ऊपर में जो आपको ट्री मैंने दिखाया ना, ट्री जो मैंने दिखाया ना, ये 0 और 20 वही लिए हैं नीचे। ओके, तो इसको सॉल्व करके आपका आंसर आ गया ईयर 1 का एक्सपेक्टेड जो है वो इतना है। तो आपको ये कहना है कि भाई एक्सपेक्टेड पे ऑफ जो ईयर 1 में है वो 6.28 करोड़ है। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड पे ऑफ विल बी, अगर आप इसको 8% के हिसाब से प्रेजेंट वैल्यू जो 1 साल के बाद होगा उससे मल्टीप्लाई करोगे तो एक्चुअली में आपको पे ऑफ इतना ही करना है। दिस इज द वैल्यू ऑफ अबेंडोनमेंट ऑप्शन। ओके, तो यही है अबेंडोनमेंट ऑप्शन का वैल्यू। अब आप आ जाइए जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसके लिए 43 नंबर पेज में, 42 नंबर पेज के नीचे में आ जाइए जहां पर मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 समझाता हूं। यहां पर आपको बोल रहा है कि सपोज MIS लिमिटेड इज कंसीडरिंग इंस्टॉलेशन ऑफ सोलर इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग प्लांट फॉर लाइट द स्टाफ क्वार्टर्स। द प्लांट सेल कॉस्ट 2.5 करोड़। प्लांट का जो कॉस्ट है वो 2.5 करोड़ है और सेल लीड टू सेविंग, उससे सेविंग जो है ना वो 21 लाख का पर ईयर होगा इलेक्ट्रिसिटी का, अगर वो प्लांट बना लिया तो। लेकिन जो है ये गवर्नमेंट चेंज हो गया, और गवर्नमेंट के चेंज होने की वजह से अब इलेक्ट्रिसिटी का सेविंग जो है अगर बहुत कम हुआ तो 12 लाख होगा और बहुत ज्यादा हो गया तो 35 लाख होगा। रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न 8% है और WACC 10% दिया हुआ। तो आपको ये कह रहा है कि तुम मेरे को बताओ कि ये प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना चाहिए या वेट करना चाहिए और फ्यूचर के लिए, कि फ्यूचर में कुछ करना है। ठीक है, यानी इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ओके, तो चलिए हम आपको आगे बताते हैं कि इंस्टॉल करना चाहिए कि नहीं। तो सबसे पहले आप ये बोलोगे, सबसे पहले आप यहां पर जो है ना वो जो आपका सेविंग होगा मतलब टुडे में, ठीक है, अब कोई इंक्रीज डिक्रीज को नहीं सोच करके उसको आप कैपिटलाइज कर लो WACC के रेट से डिवाइड करके। तो वो 2.1 करोड़ आपका रेट से डिवाइड करके WACC के रेट से डिवाइड करके इतना आएगा। तो 2.1 करोड़ ही आपका मैक्सिमम जो है वो सेविंग हो पाएगा कैपिटलाइज करने पे, जबकि 2.5 करोड़ खर्चा ही लग जा रहा है। तो आपका 0.4 करोड़ का नुकसान है, तो आपका एनपीवी नेगेटिव है। तो आज के डेट में तो आपको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, आज के डेट में तो वो आपके लिए वर्थ नहीं है। लेकिन अगर आप एक साल वेट कर लिए तो प्राइस अगर बढ़ ही गया, प्राइस बढ़ गया तो बढ़ करके कितना हो जाएगा, 35 को कैपिटलाइज करोगे 10% के हिसाब से तो 3.50 हो जाएगा। तो 3.50 हो जाएगा और 2.50 ही लगा था तो 1 करोड़ का फायदा हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको 1 करोड़ का फायदा हो जाएगा तो आप देखोगे कि 2.5 करोड़ ही लगा और 3.5 करोड़ आप कमाए एनपीवी के तौर पे। तो 2.5 करोड़ का 3.5 करोड़ कितना परसेंटेज है, उसमें से 1 को माइनस करना, मतलब 100% को माइनस कर दो तो 40% आप कमाए होगे। आंसर 140% आता, उसमें से 1 को माइनस करने पे 40% आया। ओके, लेकिन जब डिक्रीज हो जाएगा तो 10% से डिवाइड करके आपका वैल्यू 1.2 करोड़ आएगा, लेकिन 2.5 करोड़ ही आप पैसा लगा 2.5 करोड़ पैसा लगा रहे हो, तो यहाँ पर आपका नेगेटिव एनपीवी हो जाता है। तो अगर आप रिटर्न का परसेंटेज निकालोगे तो सेम जैसे ऊपर में निकाला ना वैसे ही यहाँ पर निकालोगे तो ये नेगेटिव परसेंटेज है। तो आप बोलोगे कि भाई 2.5 करोड़ लगाया लेकिन बढ़ करके वो 3.5 करोड़ हो सकता है या घट करके वो इतना एनपीवी दे सकता है। ज्यादा कमाएगा तो वो इतना रिटर्न देगा और या नहीं तो वो इतना का जो है ना वो आपको नुकसान दे सकता है। ठीक है, यानी वो एनपीवी को कैपिटलाइज करने पर इतना दे सकता है। ओके, नुकसान दे सकता है। तो अब आपको यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ये सोचना है कि मतलब कितना परसेंटेज चांस है, मतलब कितना परसेंटेज प्रोबेबिलिटी है। यहाँ पर आपको बोला ना रेट ऑफ रिटर्न 52% और ऊपर में रेट ऑफ रिटर्न आपका 40% आया था। तो आपको ये देखना है कि कितना परसेंट प्रोबेबिलिटी है कि 40% आ जाएगा और कितना परसेंट प्रोबेबिलिटी है कि 52% नेगेटिव आएगा। तो पहले वाले प्रोबेबिलिटी यानी बढ़ने का प्रोबेबिलिटी पी माना तो घटने का प्रोबेबिलिटी 1 माइनस पी हो जाएगा। और इसको सॉल्व करके जो आएगा ना वो हमेशा रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न आता है। इसको सॉल्व करके आपका जो पी का वैल्यू आएगा मेरे भाइयों एवं बहनों, ये आपका पी का वैल्यू है। ठीक है, अब अगर ये पी का वैल्यू है तो आपको एक्सपेक्टेड पे ऑफ निकाल लेना चाहिए। वो कुछ इस तरह से एक्सपेक्टेड पे ऑफ निकलेगा। एक्सपेक्टेड पे ऑफ का फॉर्मूला हो जाएगा कि पी का वैल्यू जब प्राइस इंक्रीज किया था, ठीक है, और इंक्रीज के केस में एनपीवी कितना था, 1 करोड़ का था। ठीक है, इंक्रीज के केस में एनपीवी कितने का था, 1 करोड़ का था। और पी का वैल्यू जब डिक्रीज किया था तब, और उसके केस में एनपीवी कितना था, तो 1.30 करोड़ का था। तो आपका जो मल्टीप्लाई करके जोड़ के आंसर आएगा वो इतना आएगा, इतना लैक्स आएगा, क्योंकि ये सब करोड़ में है तो आपका लैक्स में आंसर आएगा। ओके, तो आपका जो आंसर आएगा वो लैक्स में आएगा। तो आप ये देखोगे कि जो वो लैक्स है वो 8% के पीवी फैक्टर के हिसाब से एक साल के बाद कितना हो जाएगा। तो 8% पीवी फैक्टर है मेरे भाइयों एवं बहनों, 8% का पीवी फैक्टर है, यानी रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न 8% दिया हुआ है। तो 1.08 से डिवाइड करो, या नहीं तो 8% का एक साल के बाद जितना पी फैक्टर आएगा उससे आप 19.96 को मल्टीप्लाई कर दो तो आपका इतना आंसर आ जाएगा। यही आपका पे ऑफ है। और आप बोलोगे कि भाई देखो हम यही कहेंगे कि इट शैल बी एडवाइजेबल टू वेट एंड सी एनपीवी
मे टर्न आउट टू बी, क्योंकि देखो यहाँ पर जो पे ऑफ है वो आपका पॉजिटिव है, ठीक है। तो अगर पे ऑफ पॉजिटिव है तो आप यही बोलोगे कि थोड़ा वेट कर लो और देखो कि एक साल के बाद क्या होता है, ठीक है, तुमको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। यहाँ पे वेट करना ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि अभी तो नेगेटिव है करंट पोजीशन में, लेकिन वो कैलकुलेट करने के बाद पता चला कि वो पॉजिटिव है, तो आपको थोड़ा वेट कर लेना। अब आप जो है ना सीधा आ जाइए प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 1 में आ जाइए। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर, क्योंकि इलस्ट्रेशन सारा खत्म हो गया, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 में ये कह रहा है कि रुको मैं आपको एक बार चेक कर ले रहा हूँ। क्वेश्चन तो यहाँ पर जो है वो सारा ही खत्म हो गया। अब उसके बाद जो है ना आप क्वेश्चन प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आ जाइए, जहां पर ये कह रहा है कि द 6 मंथ फॉरवर्ड प्राइस ऑफ सिक्योरिटी इज 208, मतलब 208 रुपया 18 पैसा जो है वो 6 महीने के बाद का फॉरवर्ड प्राइस दिया हुआ है, और 18% का इसका रिस्क फ्री रेट ऑफ, मतलब 18% का इसका बोरोइंग कॉस्ट है। तो स्पॉट प्राइस क्या होना चाहिए ये आपको पूछ रहा है। आपको सबसे पहले सोल्यूशन में आना है, और सोल्यूशन में आने के बाद मैं आपको थोड़ा सा गाइड करते हुए चलता हूँ, मतलब समझाते हुए चलता हूँ। 66 नंबर पेज में आ जाओ, 66 नंबर पेज में आ जाओ, रुको। यहाँ पे जब आप आओगे तो आप जब नीचे जाओगे तो आपको दिखेगा कि इन्होंने दे रखा है, देखो ये जो है ना कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूला के जैसे है, कंपाउंड इंटरेस्ट में जैसे आप सीखे होगे ना वैसे ही फॉर्मूला के जैसे है कि a इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर टू द पावर n, और n का मतलब नंबर ऑफ ईयर होता है, लेकिन ये 6 मंथ का ही है। तो आप सबसे पहले एक काम करो कि रेट जो 8% दिया हुआ उसको 12 से डिवाइड करके आप मंथली कन्वर्ट कर लो, एंड यहाँ पर आप टोटल मंथ ही ले लो 6 महीना, और इसको सॉल्व करके जो आपका पीक आंसर आएगा वही है स्पॉट रेट। मेरे ख्याल से आप समझ गए होगे, नहीं तो वीडियो को थोड़ा पीछे कर लो, समझ जाओगे। 58, ओके। 58 नंबर पेज में आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। यहाँ पे ये कह रहा है कि द फॉलोइंग डेटा रिलेटिंग टू आनंद लिमिटेड शेयर प्राइस जो है ना आपको देके रखा है, करंट में इसका प्राइस 1800 है, 6 महीने के बाद इसका प्राइस 1950 रुपया हो जाएगा। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। मान लो कि आपको जो है ना वो आपको जो है वो, मान लो कि मैंने आपसे पैसा मांगा, ठीक है, और आपके पास पैसा नहीं है, ठीक है। तो आपने क्या किया ना कि आपने क्या किया कि एक जगह से लोन लिया, ठीक है, एक जगह से लोन लिया, 1800 रुपए का लोन लिया, ठीक है, और आपने मेरे को दे दिया। अब 1800 रुपए का जिससे लोन लिया था ना वो बोला आपको कि देखो हम तुमसे जो है ना वो 12% का ब्याज लेंगे, ठीक है। तो आपने बोला ठीक है 12% का ब्याज दे देंगे तुमको, और 6 महीने के बाद आप ऐसे समझ लो ना कि मैं आपको दूसरे एग्जांपल से बताता हूं। मान लो कि आपने किसी कंपनी का शेयर खरीदने के लिए आपके पास पैसा नहीं था, तो आपने आपने देखा कि आज के डेट में उस कंपनी का शेयर आप 1800 में खरीद सकते हो, तो आपने किसी से लोन लेकर के 1800 में खरीद लिया, ओके। एंड जब 6 महीना बीत जाएगा तब वो कंपनी आपको 1950 रुपया देगा, लेकिन आप भी तो किसी से लोन लिए हो, तो आप जिससे लोन लिए हो ना वो आपसे 12% ब्याज के साथ 6 महीने बाद रिटर्न मांगेगा। तो आपका यहाँ पे फायदा हुआ या नुकसान हुआ, दैट इज कॉल्ड आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी। तो अब आप सोल्यूशन में आ जाइए, जहां पर आपको बहुत ही सिंपल तरीके से हम आपको समझाने का कोशिश करते हैं। देखो सबसे पहले आप बोलोगे कि भैया 6 महीने बाद जो है ना मेरे को उसको 1908 रुपया देना पड़ेगा। आप 6 महीने का ये निकाला ना, ये 12 है, परसेंटेज हटाया तो 100 से डिवाइड किया, और आपको 6 महीने का ही चाहिए आउट ऑफ 12 मंथ, ठीक है। तो 1908 रुपया उसको देना पड़ेगा जिससे आपने लोन लिया था, लेकिन कंपनी आपको रिटर्न 1950 रुपए का करेगा, तो आपका 42 रुपीज का यहाँ पे फायदा हो गया। दैट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। अब आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 में, ठीक है। मैंने अपने तरीके से आपको समझाने की कोशिश किया है, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा तो एक बार वीडियो पीछे कर लेना, या पर्सनली मेरे से भी पूछ सकते हो, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर पे, जो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिखेगा उस पर। यहाँ पे ये कह रहा है कि अभी जो डेट चल रहा है वो 31 अगस्त 2011 चल रहा है डेट, एंड वैल्यू ऑफ स्टॉक इंडेक्स जो है वो 2200 है। वैल्यू ऑफ स्टॉक इंडेक्स आज के डेट में 2200 है। रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न जो है वो आपका 8% है, ओके। और वैल्यू ऑफ स्टॉक इंडेक्स आप भूलना मत, वो 2200 है। आपको बोल रहा है कि देखो आने वाले जो समय है उसमें डिविडेंड इतना परसेंटेज पे किया जाएगा, लेकिन आपको तो ये ख्याल आया है अगस्त के एंड में, तो अगस्त बीत चुका है, अब तो सितंबर से लेकर दिसंबर तक 4 महीना ही बचा है, इसी में आप कुछ कमाने का सोचोगे। तो बोल रहा है कि अज्यूमिंग द इंटरेस्ट इज कंटिन्यूअसली कंपाउंडेड डेली, इंटरेस्ट जो है वो डेली बेसिस पर कंपाउंड हो रहा है। फाइंड आउट द फ्यूचर प्राइस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डिलीवर्ड ऑन 31 दिसंबर 2011, यानी 31 दिसंबर 2011 का, और ये यहाँ पर इसका वैल्यू दिया हुआ, तो आपको बोल रहा है फ्यूचर प्राइस बताइए। तो सबसे पहले आप क्या करोगे कि आप 67 नंबर पेज में आओ। सबसे पहले आप ये देखोगे कि यहाँ पर बहुत सारा रेट दिया हुआ है, बहुत सारा आपको रेट देकर के रखा हुआ है, बहुत सारा रेट डिविडेंड का। तो आप तो सिर्फ 4 महीने का ही ले रहे हो, तो आप 4 महीने का एवरेज निकाल लोगे सबसे पहले। 4 महीने का यानी सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 4 महीने का एवरेज निकाल दो, एंड जो फ्यूचर प्राइस है उसको निकालने का फॉर्मूला एस इंटू ई टू द पावर आर एफ माइनस डी इंटू टी होता है। एस का मतलब स्पॉट रेट, यानी आज के डेट में जो स्पॉट रेट है, यानी जो आज के डेट में इंडेक्स है स्टॉक का इंडेक्स का वैल्यू है, उसी को बोला जाता है स्पॉट रेट, 2200 है। और ये जो है ना इसको जब आप सॉल्व करोगे, आर एफ 8% है, आपका डी आपने एवरेज वाला निकाला है 3.25% का, परसेंट हटाओगे तो 0.0325 आएगा, एंड टाइम 4 महीना ही है आउट ऑफ 12 मंथ, 4/12 करोगे तो ये ऊपर वाले को सॉल्व करोगे तो ई के पावर में ये आ जाएगा 0.01583, और उसका वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ, उसको पुट करके आप निकाल दोगे तो आपको निकल जाएगा फ्यूचर प्राइस, ओके। अब आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर जो है ना वो 4 में आ जाइए।
क्वेश्चन नंबर 4 में आने के लिए आपको आना है पेज नंबर 58 में। देखो क्वेश्चन नंबर जो 4 है आपको आना है 58 में नहीं 59 में आना है क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। एंड यहां पर ये कह रहा है कि कैलकुलेट द प्राइस ऑफ 3 मंथ पीक्यूआर फ्यूचर, ठीक है, फ्यूचर्स इफ पीक्यूआर प्रेजेंट वैल्यू जो है वो उसका 220 रुपया है ऑन एनएससी एंड 3 मंथ फ्यूचर प्राइस कोट्स एट 230। ओके, मतलब आज के डेट में उसका प्रेजेंट वैल्यू 220 है और 3 महीने के बाद उसका फ्यूचर प्राइस 230 हो जाएगा। बोरोइंग कॉस्ट 15% है, एक्सपेक्टेड एनुअल डिविडेंड जो है वो 25% है, पेबल बिफोर एक्सपायरी, ठीक है, पेबल बिफोर एक्सपायरी यानी एक्सपायर होने से पहले 3 महीना खत्म होने से पहले वो आपको दे देगा डिविडेंड का पैसा। तो ऑल्सो एग्जामिन द आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी। मैं आपको यहाँ पे एक कहानी सुनाना पसंद करूंगा। मान लो कि आज के डेट में आपके पास पैसा नहीं है लेकिन आपको किसी कंपनी का शेयर खरीदना है, तो आपने क्या किया, 220 रुपए एक आदमी से लोन ले लिया और वो आदमी बोला कि 15% का ब्याज लेंगे, तो आपको 3 महीने के लिए ही पैसा चाहिए था, बिकॉज यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है 3 महीना ही, 3 मंथ, तो आप 3 महीने का ब्याज जोड़ करके इस 220 रुपया उसको लौटा दोगे, लेकिन कंपनी आपको 230 रुपया देगा। ओके, कंपनी 230 रुपया भी देगा और 25% का डिविडेंड भी देगा। तो आप ये देखोगे कि जितना आपको ब्याज देना पड़ गया ना इसको, उसके बदले तो आपको उस कंपनी से डिविडेंड भी मिल रहा है, तो ब्याज के अमाउंट को डिविडेंड के अमाउंट से कम कर देना और जितना आपका ब्याज एक्चुअल में नेट में आएगा उतना ही आप इसमें जोड़ना कि 220 के साथ उतना ही आपको देना पड़ रहा है और उसको 230 से कंपेयर कर लेना, तो आपका जो डिफरेंस आएगा ये आपका फायदा होगा। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। तो 69 नंबर पेज में आइए, इसका आंसर हम आपको समझाते हैं। 69 नंबर में नहीं आना है आपको, 67 नंबर पेज के नीचे में आना है। देखो मैं आपको ये समझाता हूं। देखो जब आपका 220 रुपया दाम था तो आप ये बोलोगे कि देखो 220 रुपया का 15% और ये 0.25 का मतलब है 3 महीने का, 3/12 मंथ, 3/12 मंथ, 3/12 को सॉल्व करोगे तो 0.25 आएगा, 0.25 आएगा। ये डिविडेंड का परसेंटेज मत समझ लेना, ठीक है, 0.25% इतना आएगा। लेकिन आपको डिविडेंड भी तो मिलेगा, फेस वैल्यू 10 रुपया का 25%, 25% को 0.25 बोलेंगे, तो ये है डिविडेंड का परसेंटेज और ये है टाइम, टाइम है 3 मंथ बाई 12 मंथ, 3/12 करोगे तो 0.25 आएगा। तो सॉल्व करके इतना आपको नेट में देना पड़ रहा है, लेकिन आप कमा रहे हो 230 रुपीज, तो जो दोनों का डिफरेंस है इतना आपका प्रॉफिट है, इतना आपका प्रॉफिट है जो दोनों का डिफरेंस है। तो आप एक बार आ जाइए अगले पेज में। यहां पर आपको ये कह रहा है कि देखो भैया तुम जो है वो इंटरेस्ट उसको जोड़ करके इतना दोगे, टोटल इंटरेस्ट जोड़ करके उसको टोटल दोगे इतना, एनालाइज जो कर रहा है इंटरेस्ट जोड़ करके टोटल इतना दोगे, लेकिन जब तुम कमा रहे हो तो तुम ये उतना पैसा 230 रुपीज तुमको उस कंपनी से मिल रहा है एक शेयर का के बेचने पर 3 महीने के बाद, और वो कंपनी तुमको डिविडेंड भी दे रहा है, तो टोटल जोड़ करके तुम इतना कमा रहे हो। तो जो दोनों का डिफरेंस है ना, वो या तो आप पिछला पेज में दोनों का डिफरेंस निकालते तो भी यही आता 4.25 और यहां भी एनालाइज करने के बाद भी 4.25 का ही डिफरेंस आएगा। ओके, अब आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए, आप आ जाइए 59 नंबर पेज में। 59 नंबर पेज में क्वेश्चन नंबर 5 हम आपको समझाते हैं। ओके, देखो यहां पर ये कह रहा है कि मान के चलो कि बीएससी में एक जो है ना वो इंडेक्स का वैल्यू चल रहा है 5,000 रुपया, ठीक है, 5,000 इंडेक्स चल रहा है। वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो जो आज के डेट में 10,10,000 है, रिस्क रेट ऑफ रिटर्न 9% है, डिविडेंड 6% का मिलेगा और बीटा जो है वो 1.5% का है, आगे 1.5 है। अज्यूम दैट द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ऑन बीएससी with 4 month maturity is used to hedge the value of portfolio over next 3 month, one future contract for delivery of 50 times the इंडेक्स, ठीक है, यानी एक इंडेक्स के बदले 50 टाइम्स उसका कॉन्ट्रैक्ट है, उस 50 टाइम्स ज्यादा उसका कॉन्ट्रैक्ट है। तो आपको बोल रहा है कि बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन कैलकुलेट प्राइस ऑफ द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एंड गेन ऑन शॉर्ट फ्यूचर पोजीशन इफ इंडेक्स टर्न टू बी, अगर इंडेक्स जो है वो 5,000 की जगह 4,500 हो जाएगा 3 महीने में, तो आपका गेन ऑन शॉर्ट फीचर, शॉर्ट का मतलब होता है बेचना और लॉन्ग का मतलब होता है बाई करना, शॉर्ट का मतलब सेल एंड लॉन्ग का मतलब बाई होता है, तो गेन ऑन शॉर्ट फीचर कितना होगा ये बताइए। तो सबसे पहले आप आ जाइए 68 नंबर पेज में जहां पर आपको इसका सोल्यूशन समझाते हैं। और सोल्यूशन के लिए आपको क्या करना है कि आपको बोलना है कि भाई देखो जब उसका प्राइस, इसका फॉर्मूला होता है कि करंट फ्यूचर प्राइस ऑफ इंडेक्स निकालने का फॉर्मूला होता है कि जो प्रेजेंट में इंडेक्स है प्लस जो इंडेक्स प्रेजेंट में है ना उसका रेट डिफरेंस की वजह से, यानी डिविडेंड और रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, मतलब रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न का जो डिफरेंस है वो उसका मल्टीप्लीकेशन करो, 4 महीने का है आउट ऑफ 12 मंथ, ठीक है, इसको सॉल्व करके आपका करंट फ्यूचर प्राइस ऑफ द इंडेक्स जो है वो इतना हो जाएगा, यानी डिविडेंड तो इतना मिलेगा ही और रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न इतना देना पड़ेगा। तो एक्चुअली में कितना, मेरा बात सुनो, मान लो 5,000 रुपया है आज के डेट में इंडेक्स, तो रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न इतना देना पड़ेगा और 6% का डिविडेंड कमा लोगे, तो जो दोनों का डिफरेंस है वो सिर्फ 4 महीने का निकाल लो। ये जस्ट एक पिछले वाले क्वेश्चन जो करवाए थे उसके जैसा है, 4 महीने का पोर्शन का 50 रुपया आपका नेट में आपको देना पड़ेगा, तो आपका 5,050 आ गया। प्राइस ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 5,050 तो टोटल इंडेक्स है और एक इंडेक्स 50 टाइम्स बढ़ेगा, तो 50 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 250 500 हो जाएगा। अब हेज रेशियो का फॉर्मूला होता है कि जो हेज रेशियो का फॉर्मूला होता है कि वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो डिवाइडेड बाय जो आपका प्राइस ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट रहता है और इनटू बीटा कर देते हो, तो आंसर इसका आ जाएगा आपका हेज रेशियो का 6 कॉन्ट्रैक्ट आ गया।
ओके, यानी ये टोटल जो आपका ये है, इससे आप डिवाइड कर दोगे प्राइस ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट से, आज के डेट में जो वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो है उससे, और बीटा से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो जब उसका 5000 वैल्यू हो जाएगा तब भी सेम ऐसे ही सॉल्व करोगे, लेकिन तब 3 महीना बीत चुका है, एक ही महीना बचा हुआ है, इसीलिए 1/12 किया, यहाँ पर 4/12 नहीं करेंगे। 3 महीना बीत चुका है, क्वेश्चन में ये बोला है कि 3 मंथ बीत चुका है, तो एक महीना ही बचा, इसीलिए 1/12 किए हैं। और इसको सॉल्व करके जो इतना आया ना, इसको यहाँ पे लिख दो। अब आप जो है ना, जब गेन या लॉस निकालोगे, मतलब गेन ऑन शॉर्ट सेल निकालोगे, जब आप बेच रहे हो, तो इसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है आपका हेज रेशियो, हेज रेशियो इनटू करंट प्राइस, ठीक है, माइनस प्राइस आफ्टर 3 मंथ, करंट प्राइस माइनस प्राइस आफ्टर 3 मंथ, इनटू 50 टाइम्स, है ना, यानी एक इंडेक्स का 50 टाइम्स बढ़ेगा तो इनटू 50 टाइम्स, इसका सॉल्व करोगे तो ये आपका गेन आ जाएगा। अब आप आ जाइए, ये जो है ना क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आप आ जाइए, पेज नंबर 9.60 में आ जाइए। तो जब आप 9.60 में आओगे तो क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिखेगा, यहां पर ये कह रहा है कि द शेयर ऑफ एक्स लिमिटेड इज करेंटली सेलिंग, एक्स लिमिटेड का जो शेयर है वो करेंटली 300 रुपया में है, और रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न 8% है पर मंथ। ओके, पर मंथ का रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न 0.8% दिया है, अगर परसेंट हटाओगे तो 0.008 हो जाएगा। ठीक है, 3 महीने के बाद उसका सेलिंग प्राइस 312 रुपया हो जाएगा। आर्बिट्रेज डेवलप ऑन आर्बिट्रेज स्ट्रेटेजी, सो व्हाट योर रिस्कलेस प्रॉफिट विल बी 3 मंथ इन, मतलब 3 महीने के बाद आपका रिस्कलेस प्रॉफिट कितना होगा, अगर डिविडेंड जो है कोई पे नहीं किया जा रहा है 3 महीने में। तो आप सोल्यूशन में आ जाइए, और सोल्यूशन के लिए आप 6-8 पेज में आ जाइए। सबसे पहले तो आप ये दिखाइए, 6-8 पेज में थोड़ा नीचे जाओ, आप यहां पे बोलो कि जो 300 रुपया है वो अगर 8% के हिसाब से, मान लो आज की डेट में आपने किसी से 300 रुपया का लोन लिया, तो 0.8% पर मंथ का अगर आपको ब्याज देना पड़ेगा, तो 3 महीने के बाद आपको 307 रुपया 2.26 देना पड़ेगा। ये कहां से आया, तो ये आया 0.8 परसेंट हटाया तो 0.008 है, उसी को 3 बार किया, ठीक है, तो आपको इतना रुपया देना पड़ेगा सामने वाले को। ओके, तो आप ये बोलोगे कि भाई मेरे को देना पड़ेगा सामने वाले को इतना रुपया, लेकिन मेरे को मिल रहा है 312 रुपया उस कंपनी का शेयर 3 महीने के बाद, तो मेरा इतने का प्रॉफिट है। सिंपल तरीका है, इतना इंस्टीट्यूट का बाबा ज्ञान नहीं समझना है, आप समझ लो ना कि आपको इतना रुपए का प्रॉफिट है। लेकिन अगर आप जो है वो 300 रुपया ये करते हो, बोरो करते हो, ठीक है, और ये दूसरा है, मतलब इनिशियल सिचुएशन में आपका कोई गेन वेन नहीं होगा, ठीक है, इनिशियल सिचुएशन में आपका कोई गेन वेन नहीं होगा। तो चलिए आप आइए, जो है हम आपको बताते हैं अगला वाला जो क्वेश्चन है वो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आपको 60 नंबर पेज में आना है, जहां पर आपको 7 नंबर क्वेश्चन दिखेगा। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 7 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि अ म्यूचुअल फंड इज होल्डिंग द फॉलोइंग एसेट्स इन करोड़। म्यूचुअल फंड के पास 90 करोड़ का ये है शेयर है, इन्वेस्टमेंट इन डाइवर्सिफाइड इक्विटी, और 10 करोड़ का उसके पास कैश है। तो बीटा ऑफ इक्विटी शेयर पोर्टफोलियो जो है, इक्विटी शेयर बीटा दिया हुआ 0.1 का, एंड जो इंडेक्स फ्यूचर इज सेलिंग एट 4300 लेवल, यानी जो फ्यूचर का जो इंडेक्स दिया हुआ है वो 4300 दिया हुआ लेवल पे। द फंड मैनेजर अप्रीहेंस्ड दैट द इंडेक्स विल फॉल एट द मोस्ट बाय 10%। फंड मैनेजर को ये लग रहा है कि इंडेक्स 10% से गिरेगा। हाउ मेनी इंडेक्स फ्यूचर ही शुड शॉर्ट, मतलब उसको कितना सेल कर देना चाहिए, बेच देना चाहिए, फॉर प्रेफरिंग हेज, मतलब हेजिंग करने के लिए उसको कितना बेच देना चाहिए। 1 इंडेक्स फ्यूचर कंसिस्ट ऑफ 50 यूनिट्स, यानी एक इंडेक्स का वैल्यू जो है वो 50 यूनिट्स है, एक इंडेक्स के बेचने से 50 यूनिट सेल होगा, ठीक है। सब्सटेंशिएट योर आंसर अज्यूमिंग दैट द फंड मैनेजर अप्रीहेंस्ड विल मटेरियलाइज्ड, मतलब आप इस आंसर को कितना हद तक सही मानते हो कि जो फंड मैनेजर है उसने अप्रीहेंस्ड करने का कोशिश किया, यानी वो बेचने का कोशिश किया, शॉर्ट करने का कोशिश किया, तो वो सही होगा कि नहीं। विल मटेरियलाइज का मतलब है कि वो सही होगा कि नहीं, वो सही साबित हो पाएगा कि नहीं। तो आप आ जाइए 7 नंबर के आंसर के लिए 69 नंबर पेज में, और इसका आंसर के लिए हम आपको पहले ये समझाएंगे कि नंबर ऑफ इंडेक्स जो है टू बी सोल्ड, कितना नंबर ऑफ इंडेक्स सोल्ड होगा, मेरे को बताओ। जो शेयर का वैल्यू है और जो उसका बीटा से मल्टीप्लाई करोगे, यानी बीटा 1.10 है, तो टोटल जो उसका मार्केट वैल्यू है शेयर का, वो 1.10 से मल्टीप्लाई करके ही पता चलेगा। और एक टोटल इंडेक्स 4300 है, और एक इंडेक्स का वैल्यू 50 यूनिट है, तो उससे मल्टीप्लाई करके टोटल यूनिट निकल जाएगा। तो आपको पता चल जाएगा कि टोटल मतलब पर यूनिट में जो है ना वो उसका कितना ये है, नंबर ऑफ इंडेक्स ऑफ फ्यूचर, मतलब नंबर ऑफ इंडेक्स ऑफ फ्यूचर टू बी सोल्ड, मतलब पर यूनिट का कितना इंडेक्स रहने वाला है, ये आपका यहाँ पर निकल जाएगा। ओके, अब जो 46.05 फ्यूचर में 46.05 होने वाला है इंडेक्स, ठीक है, तो आप ये निकालोगे कि अगर वो लॉस इन वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो, लॉस इन वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो का मतलब हुआ यहाँ पर कि मान लो चलो हम आपको ये चीज समझाते हैं, अगर 10% से फॉल कर गया, प्राइस फॉल कर गया, और वो रियल में 10% से अगर फॉल कर गया, ठीक है, तो फॉल कितना से करेगा, ये जो 90 करोड़ है वो 10% से फॉल करेगा, तो उसका बीटा कितना है, 1.1 है, तो 1.1 इंटू 10% इक्वल टू 11%। तो 11% से अगर मल्टीप्लाई करोगे 90 करोड़ को, तो 9.9 करोड़ का उसका लॉस हो जाएगा, क्योंकि 10% से फॉल कर गया। अगर अपने पास रखा तो बेचारा, नहीं बेचेगा तो उसका 9.9 करोड़ से लॉस हो जाएगा। लेकिन अगर वो बेचारा बेच दिया, शॉर्ट कर दिया, यानी वो अगर बेच दिया, तो वो किस रेट पर बेचेगा, वो बोलेगा भाई टोटल जो मेरे पास नंबर ऑफ इंडेक्स है वो इतना है,
ठीक है, और आज के डेट में इंडेक्स इतना है, ठीक है, मतलब जो उसको फ्यूचर का इंडेक्स मिलेगा वो इतना, आज के डेट में उसका वैल्यू इतना है, पर यूनिट से मल्टीप्लाई करेगा पर यूनिट से, और 10% का फॉल किया है, 10% का, डिवाइडेड बाय इनिशियली उसका टोटल कैश जोड़ करके कितना पैसा लगा था, ठीक है, तो इसको भी सॉल्व करके 9.9 करोड़ ही आएगा। यानी यहाँ पर लॉस और गेन में देखो, शॉर्ट करने के केस में उसका गेन हो सकता है, वो गेन इसलिए होगा, मान लो वो क्या करेगा, सबसे पहले ये सोचेगा कि भाई जो इसके पास ये है, मतलब देखो गेन के केस में फ्यूचर में अगर वो बेचेगा तो उसको 4300 इंटू 50 इंटू 46 पर वो बेचेगा, देखो 4605 इंटू 50 इंटू 4300 पर वो बेचेगा, लेकिन जैसे ही वो बाई करने जाएगा तो उसको 10% कम पर बाई हो जाएगा, ठीक है, तो 10% कम पे बाई होने पर उसका तो प्रॉफिट हो जाएगा, फायदा हो जाएगा, तो उसका 9.9 करोड़ का ही फायदा होगा एक्चुअली में। तो यहाँ पर फायदा और लॉस दोनों सेम है, इसीलिए जो वो है ना उसका आंसर फंड मैनेजर का वो जस्टिफाइड है, उसका आंसर, उसमें कोई जो है ना वो चेंजेस नहीं है, ओके, उसका आंसर जस्टिफाइड है, ओके। चलो अगला क्वेश्चन बताते हैं, चलो क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसमें आ जाओ एक बार क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाओ। इस क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है बोल रहा है कि अ ट्रेडर इज हैविंग इन इट्स पोर्टफोलियो शेयर विथ 80 lakhs एट करंट प्राइस, ठीक है, एंड कैश इसका 15 lakhs है, इसका करंट में जो शेयर है वो 85 lakhs का है उसका पोर्टफोलियो वैल्यू, और 15 lakhs का उसका कैश है, बीटा ऑफ शेयर जो है वो 1.6 दिया हुआ है, आफ्टर 3 मंथ प्राइस ऑफ शेयर जो है वो 3.2% से गिर जाएगा। तो आपको बोल रहा है करंट बीटा बताओ, तो करंट बीटा हम आपको अभी बता दे रहे हैं, अब सोल्यूशन बाद में देख लेना। ये जो वैल्यू ऑफ शेयर दिया हुआ है और वैल्यू ऑफ कैश दिया हुआ है, वैल्यू ऑफ शेयर जो है ना वो टोटल 85% यानी 0.85 है, और बीटा ऑफ शेयर का दिया हुआ 1.6 का, उससे उसको मल्टीप्लाई कर दो, 1.6 को 0.85 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि शेयर का वेट इंटू शेयर का बीटा, ठीक है, और कैश जो है इसमें कोई रिस्क नहीं होता है, इसका कोई बीटा नहीं होता है, कैश रिस्कलेस होता है क्योंकि कैश में कोई रिस्क नहीं है, ठीक है, शेयर में रिस्क होता है, तो उसका बीटा 0 होता है, इसीलिए 0.15 को आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे उसके बीटा को, और दोनों को ऐड कर दोगे तो पोर्टफोलियो बीटा पता चल जाएगा। उसके बाद आपको बोल रहा है पोर्टफोलियो बीटा आफ्टर 3 मंथ क्या होगा, इफ ट्रेडर ऑन करंट डेट गोज फॉर लॉन्ग पोजीशन, अगर आज के डेट में वो जो है ना वो लॉन्ग पोजीशन यानी बाई करना चाह रहा है ऑन 100 lakhs निफ्टी फ्यूचर्स में वो बाई करना चाह रहा है, तो क्या होगा बीटा 3 महीने के बाद। तो आप आ जाइए 8 नंबर के सोल्यूशन के लिए, आ जाइए पेज नंबर 69 में आइए, जहां पर हम आपको 8 नंबर का सोल्यूशन समझाएंगे। और इसका जो सोल्यूशन है ये बहुत ही सिंपल है, देखो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि बीटा कैसे निकालना है, वेट ऑफ शेयर इनटू शेयर का बीटा, और वेट ऑफ कैश 0 है, मतलब बीटा ऑफ कैश जो है वो 0 होता है, और इनटू कैश का वेट जो है वो 15% है, तो आपका हो गया 0.15। 3 महीने के बाद इसका क्या बीटा हो जाएगा, इसके लिए आपको बीटा ऑफ पोर्टफोलियो निकालने के लिए आपको ये बोलना है कि प्रेजेंट में जो बीटा है वो 1.6 है, प्राइस जो फॉल करेगा वो 3.2% से करेगा, प्राइस में जो चेंजेस आएगा वो 3.2% से आएगा, तो 3.2% को आप 0.032 बोलोगे परसेंटेज हटा करके, तो मार्केट पोर्टफोलियो में कितना से चेंजेस आएगा, ये 2% आपका आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। आप ऐसे समझ लो ना कि जितना परसेंटेज से प्राइस ड्रॉप होता है ना उसको बीटा से डिवाइड करने पे पता चलता है कि चेंजेस इन मार्केट पोर्टफोलियो कितना आएगा, तो आपका वो 2% से आ गया। अब अगर 100 lakhs का लॉन्ग है यानी बाई है, तो वैल्यू ऑफ इंडेक्स जो है वो आफ्टर 3 मंथ कितना हो जाएगा, 100 lakhs लगाओगे 2% का आपका जो है ना वो पोर्टफोलियो में चेंजेस है, यानी 98% ही मिल पाएगा, यानी आपका 2 lakhs का आपका जो है ना वो मार्केट पेड ऑफ है, यानी आप 100 lakhs लगाओगे तो 98 lakhs का ही कोई भी फायदा उठा पाएगा, 98 lakhs ही लोगों तक पहुंच पाएगा, 2 lakhs का जो है ना वो मार्केट पेड ऑफ है, 2 lakhs का मार्केट में लोगों को पे करना पड़ेगा। तो 15 लाख रुपए पहले से कैश था, जिसमें से 2 लाख रुपए अगर मार्केट में ही पे करना पड़ जाएगा तो 13 लाख बचेगा, ठीक है। अब आपको निकालना है वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो आफ्टर 3 मंथ, तो आप देखोगे कि शेयर तो 85 lakhs का ही है, ओके, एंड वो 3.2% से गिर गया, यानी वो माइनस कर दो 1 माइनस 0.032, ठीक है, और कैश अब 13 लाख का बचा हुआ है, तो वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो अब इतना ही बचा हुआ है, जबकि शुरू में था वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो 100 और अब इतना ही बचा है, और शुरू में 100 था, उससे कंपेयर कर लो तो 4.72% से आपका चेंजेस इन पोर्टफोलियो आ जाएगा, चेंजेस इन पोर्टफोलियो आ जाएगा। अब मैंने आपको बोला था ना कि चेंजेस इन वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो जो आया रहेगा उसी को आप डिवाइड कर दोगे कि आपका चेंजेस, देखो आपको यहाँ पर निकालना है चेंजेस इन पोर्टफोलियो जो है उसको आपको डिवाइड करना है। मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ, इसका फॉर्मूला होता है पोर्टफोलियो बीटा इक्वल टू 3 महीने के बाद वाला इक्वल टू चेंजेस इन पोर्टफोलियो, चेंजेस इन वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो डिवाइडेड बाय, मतलब 3 महीने के बाद वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो में कितना से चेंजेस होगा, तो 4.72% से होगा, इसका परसेंटेज हटाओगे तो 0.0472 हो जाएगा, और ये चेंजेस इन वैल्यू ऑफ मार्केट पोर्टफोलियो, ठीक है, ये मार्केट पोर्टफोलियो में कितना से चेंजेस होगा और चेंजेस इन वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो में कितना चेंज होगा उसको ऊपर रखो, ऊपर और इसको नीचे रखो, आंसर आ जाएगा। अब आप आ जाइए 9 नंबर क्वेश्चन के लिए, आप आ जाइए 60 नंबर पेज में, 60 नंबर पेज में आ जाइए, जहां पर आपको दिख रहा है, बोल रहा है कि विच पोजीशन ऑन इंडेक्स फ्यूचर गिव्स अ स्पेकुलेटर अ कंप्लीट हेज अगेंस्ट द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन, बोल रहा है कि शेयर ऑफ राइट लिमिटेड जो है इज गोइंग टू राइज, राइट लिमिटेड का शेयर जो है वो राइज होने वाला है, इसका वैल्यू
एंड करंट मार्केट प्राइस इसका 50 लाख है और बीटा इसका 1.25 है, तो आप ऐसे समझ लो कि इसका राइज होने वाला है। रॉन्ग लिमिटेड का जो है वो डिप्रिसिएट होने वाला है एंड जो फेयर लिमिटेड है इसका स्टैग्नेंट रहने वाला है। तो आप जब इसका आंसर में जाओगे तो आपको बड़ा ही सिंपल सा आंसर लगेगा, जिसके लिए आपको पेज नंबर 70 में आना है। बहुत सिंपल सा आंसर लगेगा, आपको बोल रहा है करना क्या है वो बताओ। तो आप बोलोगे भैया तुम राइट लिमिटेड हो, तुम्हारा राइज कर रहा है, प्राइस बढ़ रहा है, और ये तुम्हारा अमाउंट है, तुम्हारा बीटा है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आएगा अमाउंट और बीटा को मल्टीप्लाई करके वो यहां लिख दो ना। बोलना ये शॉर्ट है, क्योंकि जब किसी शेयर का प्राइस बढ़ रहा होता है तो आप उस सिचुएशन में बेचना चाहते हो ताकि आप फायदा कमा पाओ। लेकिन रॉन्ग लिमिटेड का शेयर प्राइस गिर रहा है गिर रहा है, तो आप ऐसे समझ लो कि किसी का शेयर प्राइस, मैं आपको इसको दूसरे एग्जांपल से बताने का कोशिश करता हूं, रुको। और आप ऐसे समझो कि जब इसका प्राइस डिप्रिसिएट कर रहा है या किसी शेयर का प्राइस गिरा हुआ होता है, लेकिन फ्यूचर में उसका प्राइस बढ़ ही जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि स्पेकुलेटर क्या सोचेगा। स्पेकुलेटर ये सोचेगा कि अभी इसका प्राइस जो है वो गिरा हुआ है, इसको ज्यादा से ज्यादा बाई कर लो, लॉन्ग कर लो, ताकि फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगा तब उसको शॉर्ट करेंगे। एंड जब स्टेगनेंट रहेगा तब भी लोग बाई ही करते हैं, ताकि वो ये सोचता है कि फ्यूचर में उसका प्राइस बढ़ जाएगा तो शॉर्ट करेंगे। तो आपका यहाँ पे शॉर्ट है 62,50,000 से एंड लॉन्ग है 22,50,000 एंड 15 लाख। तो आपका लॉन्ग शॉर्ट का डिफरेंस जो है वो 25 लाख से है। ओके, तो यही आपका आंसर है। मेरे ख्याल से आप समझ गए होगा यहां तक आपका आंसर। ओके, तो चलो आपको अगला वाला क्वेश्चन बताते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 तो चलो आपको क्वेश्चन नंबर 10 बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है कि राम बाइज 10,000 शेयर ऑफ एक्स लिमिटेड। राम ने क्या किया कि एक्स लिमिटेड का 10,000 शेयर खरीदा 22 रुपया पर, और उसका बीटा जो है वो 1.5 था। लेकिन राम ने क्या किया कि उसमें से 5,000 शेयर ए लिमिटेड को बेच दिया। ठीक है, ए लिमिटेड को बेच करके पैसा ले लिया। एंड उस जब ए लिमिटेड को बेचा तब वो 40 रुपीज करके पैसा लिया, एंड उस टाइम जो बीटा था वो 2 था। उसके बाद उसने क्या किया कि एक मार्केट में जाकर के उस शेयर को हेज करवा लिया 1,000 रुपए ईच पर। ठीक है, और उसके बाद वो बोल रहा है कि ही क्लोजेज आउट हिज पोजीशन एट क्लोजिंग प्राइस ऑफ द नेक्स्ट डे का जो क्लोजिंग प्राइस है उस पर उसने अपने प्राइस को क्लोज कर दिया। जब क्लोज किया ना, तब जो है ना वो एक्स का जो प्राइस है, एक्स लिमिटेड का जिसका इसने शेयर खरीदा था, उसका प्राइस गिर गया 2% से। लेकिन ए लिमिटेड को जो ये बेचा था उसका प्राइस 3% से बढ़ गया। एंड निफ्टी फ्यूचर जो है ना, मतलब ओवरऑल जो निफ्टी फ्यूचर है वो जो मतलब जिसको उसने हेज किया था वो 1.5% से ड्रॉप किया। ओके, आगे आपको बोल रहा है कि तुम मेरे को बताओ कि ओवरऑल इसका लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि 10 नंबर के आंसर में आना है। आपको 70 नंबर पेज में आना है, और जहां पर आपको सबसे पहले ये देखना है 70 नंबर पेज में कि देखो इसने क्या किया कि 1,000 रुपए पर तो हेज करवा लिया, 1,000 रुपए पे हेज करवाया, लेकिन इसने कितना रुपए हेज करवाया होगा वो बताओ। इसको पैसा कितना मिला था? इसको पैसा जो ये उस कंपनी का शेयर खरीदा, ठीक है, तो इसने 10,000 का शेयर खरीदा, 22 रुपए करके 1.5 उसका बीटा था। तो इससे मल्टीप्लाई करके जितना उसका वैल्यू आया उतना तो वो बेच करके जो कमा लिया वो माइनस कर देगा। जितना पैसा बच गया, ठीक है, मतलब जो शेयर खरीदा, तो कितना नंबर ऑफ शेयर वाला वैल्यू उसके पास बच गया होगा। तो कितने वैल्यू का बचा, जिसमें उसमें जितना वो टोटल खरीदा था उसमें से जितना वो बेच दिया उसको माइनस कर दो। तो जो बच गया उसको 1,000 रुपए पे हेज करवाया, यानी वो 70 कॉन्ट्रैक्ट, मतलब 1,000 रुपए ईच पर हेज करवाया, तो 72 कॉन्ट्रैक्ट मेड हुआ। तो जब वो कैश आउटले आप निकालोगे 70 कॉन्ट्रैक्ट का, तो आप ये बोलोगे भाई साहब कि जब उसके पास पैसा गया होगा तो 1,000 शेयर 10,000 शेयर का 22 रुपया करके गया होगा, लेकिन उसी टाइम उसके पास पैसा आ भी गया 5,000 शेयर का 40 करके, वो माइनस कर दो। तो कैश आउटले के टाइम में फिर क्या हुआ होगा, 70 कॉन्ट्रैक्ट का उसको 1,000 रुपया करके पैसा देना पड़ा होगा, तब जाकर के उसका वो हेज हुआ होगा कि 1,000 रुपया जो एट द एंड में उसको मिलेगा। तो इतना टोटल जो है वो उसका कैश का आउटले हो गया। लेकिन इनफ्लो के टाइम में 10,000 शेयर 22 रुपया करके मिल रहा था, 2% और कम ही मिल गया। लेकिन जिसको इसने शेयर बेचा था उसको तो इसे पैसा रिटर्न करना पड़ेगा, 5,000 शेयर पे 40 करके 1.3 का उस टाइम जो है ना उसका 3% से बढ़ गया था, तो 3% ज्यादा देना पड़ेगा। 3% का मतलब है 0.03, उसी को 1 में ऐड किया। एंड जो 70 का था वो 1,000 रुपए पर ही रिटर्न मिलेगा, लेकिन 70 कॉन्ट्रैक्ट वाला। लेकिन क्या है कि उसका प्राइस 1.5% से गिर गया। 1.5% का मतलब तो 0.015, तो उसको जब माइनस करोगे 100% से, यानी 1 में से, तो वो इतना आ जाएगा। ठीक है, तो वो इतना से गिर गया। फाइनली उसका आउटले जो है वो हो रहा है 90,000 और इनफ्लो हो रहा है 78,550 ही हो रहा है। तो यहां पर उसका जो है ना वो इनफ्लो कम है 11,450 से, इतने का उसका लॉस है। अब आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 11 में, जहां पर आपको पेज नंबर 61 में आना है। पेज नंबर 61 में जब आप आओगे क्वेश्चन नंबर 11 के लिए, तो आपको क्या करना है ये मैं आपको बताता हूं, रुको। देखो यहां पर ये कह रहा है कि ऑन 1 जनवरी 2013 एन इन्वेस्टर हैज पोर्टफोलियो ऑफ 5 शेयर। एक इन्वेस्टर के पास पोर्टफोलियो है 5 शेयर का। शेयर का नाम दिया हुआ, प्राइस दिया हुआ, नंबर ऑफ शेयर दिया हुआ, मतलब सिक्योरिटी का नेम दिया हुआ था, और उसका बीटा दिया हुआ था। ठीक है, अब यहां पर जो है उसका कॉस्ट ऑफ कैपिटल दिया हुआ। आपको बोल रहा है कि तुम मेरे को बीटा बताओ, पोर्टफोलियो बीटा। तो हम आपको यहीं से एक बार बता देते हैं। पोर्टफोलियो बीटा का मतलब होता है कि इस प्राइस को इसके नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई कर दो,
जितना आपका वैल्यू आएगा वो वैल्यू, टोटल वैल्यू का हर एक सिक्योरिटी का वेट कितना है, उस वेट से बीटा को मल्टीप्लाई करके टोटल करके जो आएगा वही उसका पोर्टफोलियो बीटा होगा। तो हम एक बार सोल्यूशन से समझाएंगे एक बार, लेकिन यहां से मैच करवा दिए। अब आप आगे आ जाइए, आपको बोल रहे थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ निफ्टी फ्यूचर फॉर द फरवरी में थ्योरेटिकल वैल्यू कितना हो जाएगा निफ्टी फ्यूचर का। तो आप 1 जनवरी से लेकर के फरवरी तक का डेज जोड़ लो, 1 जनवरी को छोड़ करके जनवरी का 30 डेज और फरवरी का 28 डेज, तो 30 + 28 58 डेज का आपको निफ्टी फ्यूचर पूछा है। उसके बाद आपको बोल रहा है कि नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ निफ्टी द इन्वेस्टर नीड टू सेल टू गेट अ फुल हेज until the February for his portfolio if the current value of Nifty is 5900 and Nifty future have a minimum trade lot। देखो देखो करंट में जो निफ्टी का करंट वैल्यू है वो 5900 है, एंड आपको एक लॉट साइज में ही उसको बाई या सेल करना पड़ेगा, वो है 200 यूनिट्स। आप 180 210 250 नहीं कर सकते, 200 के टेबल में करना पड़ेगा। ओके, अज्यूम दैट द फ्यूचर आर ट्रेडिंग एट द फेयर वैल्यू, फ्यूचर में जो है फेयर वैल्यू पे ट्रेड होगा। उसके बाद बोल रहा है नंबर ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स भी बताओ दैट इन्वेस्टर शुड ट्रेड इफ ही डिजायर टू रिड्यूस, अगर वो बीटा को रिड्यूस करके 1.6 पे करना चाहे, जो पोर्टफोलियो बीटा आया रहेगा उससे घटा के 1.6 पे करना चाहे, तो उसको कितना जो है वो नंबर ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट दैट इन्वेस्टर शुड ट्रेड, उसको कितना और कॉन्ट्रैक्ट को ट्रेड करना पड़ेगा। नंबर ऑफ डेज 365 डेज मानिए, और इसका वैल्यू जो है वो आपको दे करके रखा है, मतलब यहाँ पर जो है ना इन नेचुरल का आपको ऐसे दे करके रखा हुआ है, एंड उसके बाद इसका वैल्यू ये देके रखा हुआ है। चलिए आप आ जाइए सोल्यूशन में आ जाइए। सोल्यूशन में आप जब आएंगे तो आपको 71 नंबर पेज में आना है, जहां पर 11 नंबर का सोल्यूशन आपको दिखेगा। मैंने आपको पहले ही बताया था कि पोर्टफोलियो बीटा निकालने के लिए प्राइस नंबर ऑफ शेयर को मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकालो, उसका वेट कितना हो जाएगा, टोटल ये है, उसका ये कितना है, तो 17,46,500 डिवाइडेड बाई 1,88,54,860 करोगे तो आपका जो आएगा, ऐसे करके आप वेट सभी का निकाल लेना इंडिविजुअल, उसको बीटा से मल्टीप्लाई करके टोटल कर दोगे, बीटा मतलब वेट को बीटा से मल्टीप्लाई करके टोटल कर दोगे, वही है पोर्टफोलियो बीटा। अब उसके बाद आपको बोल रहा है कि थ्योरेटिकल वैल्यू बताइए, तो थ्योरेटिकल वैल्यू के लिए आपको क्या करना है कि उतना बारे आपको ज्ञान नहीं देना है, आपको ये समझना है कि भाई ये 10.5% है, ठीक है। एक बार के लिए आप ये देखो कि आपका टोटल नंबर ऑफ डेज कितना आ रहा है, टोटल नंबर ऑफ डेज 58 डेज आ रहा है आउट ऑफ 365 डेज। डेज कैसे आए ये मैंने आपको पहले ही बताया था, इसको एक मिनट के लिए मत देखो अभी, ठीक है, इसको मत देखो। आप देखो कि ये जो डिवाइड करके आपका आया है इसको यहाँ पे लिख लो, एंड फॉर्मूला होता है फ्यूचर वैल्यू का, फॉर्मूला होता है F = S × e टू द पावर RT। तो RT के जगह पर जो आप निकाले हो ना डेज का वेट, आप वो उसको डाल दो यहाँ पर, ठीक है, डेज का वेट को आप उसको डाल दो यहाँ पर, एंड जो आपका 5900 जो आपका क्वेश्चन में इंडेक्स दिया हुआ था निफ्टी का, उससे उसको मल्टीप्लाई करो, इसका वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है तो आपको F का वैल्यू आ जाएगा। ऑल्टरनेटिव तरीका बोला हुआ है लेकिन आप उसको रहने दो। तो आप एक बार ना डिवाइड करके देख लो, 58 डिवाइडेड बाई 365, तो आपका आ जा रहा है 158.9। तो आप सीधा वही ले लेना और वैसे सॉल्व कर लेना, इस लाइन को साइड कर दो, ये वाले लाइन को आप साइड कर दो। ओके, अब आप नीचे आ जाइए, आपको बोल रहा है कि व्हेन टोटल पोर्टफोलियो इज टू बी हेज, तो कब टोटल पोर्टफोलियो को हेज करना चाहिए। इसके लिए फॉर्मूला होता है कि जो टोटल वैल्यू आया रहेगा मार्केट प्राइस एंड शेयर को मल्टीप्लाई करके टोटल वैल्यू को नीचे रखो, एंड जस्ट जो अभी फ्यूचर वैल्यू निकाले हो उससे मल्टीप्लाई करो लॉट साइज को, ठीक है, 200 को, एंड इनटू करो जो आपका बीटा आया रहेगा उससे, तो आपको जो 13.35 मिल रहा है, 13.35 एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट का नंबर नहीं हो सकता है, तो आपको उसको राउंड ऑफ करके या तो 13 या तो 14 करना है, ठीक है। तो यही है टोटल पोर्टफोलियो इज टू बी हेज, टोटल पोर्टफोलियो 13 या 14 हेज हो सकता है। अब अगर आपको पोर्टफोलियो रिड्यूस करके 0.6 पे करना है जबकि पहले कुछ और था, तो आपको ये बोलना है कि भाई जितना वैल्यू था उसमें से पहले जो पोर्टफोलियो था, पहले जो बीटा था 0.849 और अभी घटा करके 0.60 करना है, डिवाइडेड बाय आपको फ्यूचर वैल्यू लेना पड़ेगा, यानी जो इंडेक्स अभी आप निकाले हो फ्यूचर वैल्यू उसको लॉट साइड से मल्टीप्लाई करके आप उससे डिवाइड करोगे तो आपको नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 3.92 को आप 4 बोल दो, इतना आंसर आ जाएगा। अब उसके बाद आप आ जाइए 12 नंबर क्वेश्चन के लिए, जहां पर आपको 61 पेज में आना है, 61 नंबर पेज में आना है नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए। तो देखो यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि डिटेल अबाउट द पोर्टफोलियो ऑफ शेयर ऑफ इन्वेस्टर बिलो, यहाँ पर भी शेयर दिया हुआ है, नंबर ऑफ शेयर दिया है, प्राइस दिया और बीटा दिया है। यहाँ पर ये कह रहा है कि इन्वेस्टर थिंक दैट रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो इज वेरी हाई एंड वांट टू रिड्यूस द पोर्टफोलियो बीटा, पोर्टफोलियो बीटा को ये रिड्यूस करना चाह रहा है 0.91 पर, तो ही इज कंसिडरिंग ऑल टू बिलो मेंशन्ड अल्टरनेटिव, या तो ये दो में से कोई एक को कंसीडर करेगा। पहला डिस्पोज्ड ऑफ अ पार्ट ऑफ हिज एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो टू रिड्यूस द रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, या तो ये क्या करेगा कि भाई इसको लग रहा है कि बहुत ज्यादा हाई रिस्क होने वाला है फ्यूचर में इस सब शेयर को रखने में, तो वो या तो उतना शेयर को बेच देगा जिससे बेच करके वो रिस्क फ्री के सिचुएशन पे आ जाए, और या नहीं तो टेक अपॉर्चुनिटी टेक अप्रोप्रिएट पोजीशन ऑन निफ्टी फीचर्स विच आर करेंटली ट्रेडेड एट, वो या तो निफ्टी फ्यूचर में एक अप्रोप्रिएट पोजीशन पर पहुंचने के लिए जहां जो उसका करेंटली ट्रेड हो रहा है 8125 पर और ईच निफ्टी पॉइंट जो है ना उसका दाम है 200, वो उस पर पहुंचेगा, ठीक है, या तो वो उसको अप्रोप्रिएटली कंसीडर करेगा। तो यहां पर कह रहा है कि पोर्टफोलियो बीटा बताइए, वैल्यू ऑफ रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, रिस्क फ्री सिक्योरिटीज जितना अक्वायर करना पड़ेगा, अगर आप रिस्क फ्री पे रहना चाहते हो तो कितना अक्वायर करना पड़ेगा वो बताइए।
नंबर ऑफ शेयर फॉर ईच कंपनी टू बी डिस्पोज्ड ऑफ ये बताइए, द नंबर ऑफ निफ्टी कॉन्ट्रैक्ट टू बी ब्राउट या सोल्ड ये बताइए, अगर आप बाई सेल करके रिस्क फ्री पे जाना चाहते हैं तो वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो बीटा फॉर 2% राइज इन निफ्टी ये बताइए। तो अब आप आ जाइए सोल्यूशन में, आ जाइए। सोल्यूशन के लिए आपको आना है पेज नंबर 9.72, यानी आप 72 नंबर पेज में आ जाइए। अब जब 72 नंबर पेज में आओगे तो सबसे पहले आप पोर्टफोलियो बीटा उसी तरीका से निकालना जैसे मैंने पहले जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था, जस्ट पिछला वाला क्वेश्चन है वैसे ही पोर्टफोलियो बीटा निकाल लेना। तो ये पोर्टफोलियो बीटा है, लेकिन आपको पोर्टफोलियो बीटा 0.91 कर देना है। तो आप कितना परसेंट से रिड्यूस करोगे कि रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न आएगा। तो अभी मैंने बहुत सारे क्वेश्चन इससे पहले बताया था कि रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न जब बीटा के बराबर हो जाए तो रिस्क आरएफ इक्वल टू, यानी रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न इक्वल टू, आपको करना है कि प्रोबेबिलिटी कितना होगा कि जो उसका बीटा है, प्रोबेबिलिटी कितना होगा मतलब डिस्पोज ऑफ करने का, ठीक है, मैक्सिमम डिस्पोज ऑफ करने का उसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा, वो पी होगा मैक्सिमम डिस्पोज ऑफ करने का। और डिस्पोज ऑफ नहीं करने का प्रोबेबिलिटी 1 माइनस पी है। तो जब डिस्पोज ऑफ नहीं करोगे तो बीटा आपका 1.30 आया है, जो मेरे भाइयों एवं बहनों ये आपका यहाँ पर दिया हुआ है जो आप निकाले हो। इस सिचुएशन में आप डिस्पोज ऑफ नहीं कर रहे हो, तो डिस्पोज ऑफ जब नहीं करोगे तो उसका प्रोबेबिलिटी 1 माइनस पी है, उसको उससे मल्टीप्लाई करो, और जब डिस्पोज ऑफ कर दोगे तब बीटा 0 हो जाएगा, क्योंकि आप रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न पे पहुंचना चाहते हो, जिसके लिए आपको कितना बेचना है जिससे आपका बीटा 0 हो जाए, ये क्वेश्चन में बोला है। तो बीटा उस टाइम 0 हो जाएगा, तो उसका क्या प्रोबेबिलिटी है। तो आप जो है ना, आप एक काम कर लो कि बीटा 0 करना है। अब इसको सॉल्व करके आपका पी का वैल्यू 30% आ जाएगा, यानी 5000 अगर टोटल वैल्यू है आपके क्वेश्चन में, शेयर को मल्टीप्लाई करके जो है ना मार्केट वैल्यू से 5000 आ रहा है, जहां पे हम बार बार टिक कर रहे हैं, ठीक है। तो 5000 अगर टोटल वैल्यू तो उसका 30% 1500 बेच दोगे, ठीक है। तो आप यहाँ पर ये दिखाओगे कि भाई इसका परसेंटेज जो है टोटल वेट का इतना 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 है। आप अगर बेचोगे प्रोपोर्शनेटली तो कितना बेचोगे, इसका जो वैल्यू रहा होगा उसका 30% आप 450 बेचोगे। आपके क्वेश्चन में देखो यहाँ पर आप इसका कितना वैल्यू है, इसका वैल्यू 1500 है, तो 1500 का 30% बेचोगे, 3000 का 30% और 500 का 30%। तो 1500 का 30% 450, 3000 का 30% 900 और 500 का 30% 150 बेचोगे। उसका मार्केट प्राइस पर शेयर जो है वो कितना हो जाएगा, मार्केट प्राइस पर शेयर कितना हो जाएगा आपका मार्केट, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। तो नंबर ऑफ शेयर जो है ना, नंबर ऑफ शेयर जो क्वेश्चन में दिया हुआ उसका 30% कर देना। ये वाला नंबर ऑफ शेयर में 3 लाख दिया था, 3 लाख का 30% बेचोगे तो 0.90 आएगा। ये नंबर ऑफ शेयर 4 लाख दिया था, तो 4 लाख का 30% करोगे तो 1.2 आएगा, और ये 2 लाख दिया हुआ तो 2 लाख का 30% करोगे तो 0.6 आएगा, ठीक है। तो यही था आपका कैलकुलेशन। उसके बाद बोल रहा है कि नंबर ऑफ निफ्टी कॉन्ट्रैक्ट टू बी सोल्ड, तो आपका ओल्ड बीटा इतना है, न्यू में आप इतना चाहते हो, 5000 उसका वैल्यू है, तो 5000 वाले वैल्यू का बीटा आप इतना से गिराओगे, 1.30 माइनस 0.91 जो आएगा करके, उतना से 5000 वाले वैल्यू को आप गिराओगे। तो टोटल में इंडेक्स कितना है क्वेश्चन में दिया हुआ, और एक इंडेक्स का वैल्यू, एक इंडेक्स का कितना वर्थ है, उससे मल्टीप्लाई करके आप डिवाइड करके नंबर ऑफ 120 कॉन्ट्रैक्ट्स आपको डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा। एंड उसके बाद बोल रहा है कि अगर 2% राइज हो जाएगा निफ्टी में, तो भाई 5000 जो वैल्यू था वो 2% से बढ़ जाएगा। तो 2% से बढ़ के देखो, अगर 2% निफ्टी बढ़ेगा ना, तो निफ्टी का मतलब मार्केट होता है, तो बीटा पर उसका डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ेगा। तो बीटा उस केस में 1.30 ही रहा होगा, क्योंकि जो आपका बीटा 0.91 आया वो एक ऑप्शन था, आपको बीटा ओरिजिनल वाला ही लेना है। तो बीटा अगर ओरिजिनल वाला 1.30 है और 2% से अगर राइज हुआ है तो उसको उससे मल्टीप्लाई करके 2.6% निकाल दो, बीटा 2 इंटू 1.3 करोगे तो 2.6 आएगा। तो अगर 5000 2.6% से बढ़ जाएगा तो 5000 इंटू 102.6%, ठीक है, यानी 2.6% से बढ़ गया, तो वो इतना हो गया, ठीक है। तो फिर आपको ये दिखाना है कि भाई जो मेरा इंडेक्स था 200 रुपया करके और 120 कॉन्ट्रैक्ट का था, वो 200%, वो 2% से जो है मतलब उसका 2% आपको मार्केट में पेड करना पड़ेगा, बिकॉज वो राइज हुआ है तो 2% एक्स्ट्रा आपको मार्केट में पेड अप करना पड़ेगा मार्जिन, ओके। तो 2% अगर उसका निकालोगे तो 39 आएगा। तो आपका पोर्टफोलियो ओवरऑल 5130 है और 39 आपका मार्केट पेड अप है। तो जो दोनों का डिफरेंस है एक्चुअली में इतना ही राइज इन निफ्टी हुआ है, राइज इन निफ्टी इतना ही हुआ। तो आप बोलोगे कि इतना ही राइज इन निफ्टी एक्चुअली हुआ है, पहले 5000 था, तो 5000 के साथ कंपेयर करके 1.82% का एक्चुअली में परसेंटेज इंक्रीज इन पोर्टफोलियो है। उसको जो राइज इन वैल्यू ऑफ निफ्टी 2% है, अगर आप इसको डिवाइड कर दोगे 2 से, यानी 1.82 को 2 से डिवाइड करोगे तब जाके आपको आपका बीटा पता चलेगा। तो ये वाला क्वेश्चन भी खत्म हो गया। अब जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, इसके लिए आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 13, ओके, चलो मैं आपको बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 13 के लिए आपको आना है पेज नंबर 62। चलो क्वेश्चन नंबर 13 बताते हैं। यहाँ पर ये कह रहा है कि 1 अप्रैल 2015 को क्या है कि एक इन्वेस्टर जो है वो अपना 8 सिक्योरिटीज का कुछ पोर्टफोलियो हिसाब किताब नीचे बताया हुआ है, सिक्योरिटी, मार्केट वैल्यू, नंबर ऑफ शेयर्स, वैल्यू बताया हुआ है उसका, ठीक है, मार्केट प्राइस, नंबर ऑफ शेयर और उसका वैल्यू बताया हुआ। उसके बाद कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो 20% है। इन्वेस्टर फियर्स टू फॉल इन द प्राइस ऑफ शेयर इन नियर फ्यूचर, इन्वेस्टर को ये लग रहा है, डर लग रहा है कि वो फ्यूचर जो है, फ्यूचर में प्राइस उसका घट जाएगा। अकॉर्डिंगली ही अप्रोच्ड यू फॉर एडवाइस टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ हिज पोर्टफोलियो, वो उसको अपने पोर्टफोलियो से बहुत ज्यादा लगाव है, बहुत ज्यादा प्यार है, तो वो कैसे उसको प्रोटेक्ट करे। आपको आगे बोल रहा है कि यू मे मेक द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, आपको मतलब यू कैन मेक यूज फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। निफ्टी जो है वो करंट में 8500 का चल रहा है
और 25 का एक लॉट है, मतलब लॉट साइज में ही ये करना पड़ेगा, ट्रेड करना पड़ेगा, 25 के टेबल में करना पड़ेगा। आगे फ्यूचर ऑफ मे, यानी ये तो अप्रैल में है, लेकिन मई में निफ्टी का इंडेक्स इतना हो जाएगा कोटेड, एंड जून में इतना हो जाएगा। ठीक है, आपको बोल रहा है कि आप पोर्टफोलियो बीटा बताइए। पोर्टफोलियो बीटा तो क्वेश्चन 11 12 पे जैसे ही हो जाएगा। एंड उसके बाद बोल रहा है कि थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बताइए, जो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर कर रहा है अगर मई में और अगर जून में कर रहा है तो बताइए, और ये सब वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है आपका एक्सपोनेंट का। आगे बढ़ते हैं। आगे आपको बोल रहा है कि द नंबर ऑफ निफ्टी कॉन्ट्रैक्ट दैट वुड बी दैट ही वुड हैव टू सेल इफ he desire to hedge until June in each of the फॉलोइंग केसेस। अगर वो जून तक हेज करना चाहे अपने टोटल पोर्टफोलियो को, या 50% पोर्टफोलियो को, या 120% ऑफ पोर्टफोलियो को, तो उसको कितना कॉन्ट्रैक्ट हेज करना पड़ेगा। तो आप आ जाइए सोल्यूशन के लिए, आप आ जाइए 73 नंबर पेज में आ जाइए, 73 नंबर पेज में आ जाइए, जहां पर हम आपको बताते हैं सबसे पहले सिक्योरिटी लिखो, मार्केट वैल्यू लिखो, नंबर ऑफ शेयर लिखो, वैल्यू क्वेश्चन में जो दिया हुआ है, वैल्यू जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था वो क्या दिया हुआ था, वैल्यू आपको 0.59 दिया हुआ था। सबसे पहले आप एक काम कर लो, जो वैल्यू का कॉलम है ना उसको काट करके बीटा करो, जो वैल्यू का कॉलम क्वेश्चन में दिया हुआ था उसको काट कर बीटा करो, वो गलती से उन्होंने वैल्यू लिख दिया क्वेश्चन में। तो इस दोनों को मार्केट प्राइस और नंबर ऑफ शेयर को मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू आएगा, और जो क्वेश्चन में वैल्यू दिया हुआ था वो एक्चुअली में बीटा था, तो बीटा लिखना था, और ये बीटा लिख करके आपस में इसको मल्टीप्लाई करोगे, या तो आप यहाँ पे वैल्यू का वेट निकाल दो, वेट को बीटा से मल्टीप्लाई करके टोटल करोगे तो भी आपका बीटा निकल जाएगा, और या नहीं तो आप वैल्यू को बीटा से मल्टीप्लाई करके टोटल जो वैल्यू आया एंड बीटा से मल्टीप्लाई करके उसको ऊपर रखो, और जो वैल्यू एक्चुअली में था उसको नीचे रखो। ठीक है, तो आ जाएगा पोर्टफोलियो बीटे। इस तरीके से भी आ सकता है, नहीं तो क्वेश्चन नंबर 11 12 पे जैसे भी कर सकते हो। अब थ्योरेटिकल जो वैल्यू होता है इसका फॉर्मूला आपका, जो थ्योरेटिकल वैल्यू होता है इसका फॉर्मूला आपका होता है करंट निफ्टी का जो वैल्यू है, यानी आज के डेट में अप्रैल में वो 8500 है, और यहाँ पर जो 20% रेट चल रहा है वो 2 महीने का अप्रैल और मई का ही जो रेट चल रहा है 20%, वो आपका क्वेश्चन में मई और जून का ही आपको निकालना है। तो मई और जून का यहाँ पर आपका 2 महीना ही हो रहा है, तो आउट ऑफ 12 मंथ, तो 20% इंटू 2/12 करोगे तो आपका 3.33 आएगा, एंड उसको आप डिवाइड कर दोगे, उसको आप परसेंटेज हटाओगे तो 0.0333 आएगा। एंड इसका वैल्यू कैसे निकालना है, 0.0333 का वैल्यू कैसे निकालना है, तो मैं आपको एक चीज बताता हूं। आप जो है ना आपको क्वेश्चन में 0.0333 का वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है। देखो अगर आप 1.03387 करोगे, यानी 0.033 करोगे, ये इंटरपोलेशन मेथड से उन्होंने निकाला है, उसके लिए टेबल होना चाहिए, टेबल हमारे पास नहीं है, सबसे लास्ट में बुक के लास्ट में टेबल गिवन है, आप वहां से देख के कर सकते हो। तो अगर आप देखो 0.333 हुआ, उसमें 1 ऐड करो तो 1.03387 वाला जो वैल्यू है, ठीक है, मतलब ऐसे समझ लो ना कि 1.033 ही आपको मल्टीप्लाई करना है 8500 में, मल्टीप्लाई करना है जो करंट में उसका रेट चल रहा है इंडेक्स का, और आपका ये मई का आंसर आ जाएगा। जून में क्या करना है कि जो करंट में रेट है जून तक तो 3 महीना हो गया रहेगा, अप्रैल में जून, तो 20% को 3/12 करना है, एंड तब जो उसका वैल्यू आएगा, इसका तो e⁻0.05 का क्वेश्चन में ही दिया हुआ एक्सपोनेंट का वैल्यू, वो उठा करके डाल दो, एंड आपका ये मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा। बस यहाँ पर जो 1 पॉइंट, क्योंकि आपका 3.33 परसेंटेज को परसेंट हटाओगे तो 0.0333 आ ही रहा था, तो उसी में 1 ऐड करो, उससे आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, अप्रोक्सीमेट आंसर आ जाएगा, और नहीं तो आप इंटरपोलेशन यूज करके कर सकते हो। उसके बाद बोल रहा है कि नंबर ऑफ निफ्टी कितना हो जाएगा, तो नंबर ऑफ निफ्टी निकालने का सबसे सिंपल फॉर्मूला है कि जितना मेरा टोटल वैल्यू है डिवाइडेड बाय जो मेरा क्लोजिंग में, यानी मेरे को बोला जून में निकालने के लिए, तो जून में मेरा जो कोटेड ये है इंडेक्स है वो इनटू लॉट साइज मेरा 25 का है, ठीक है, उससे मल्टीप्लाई करके आपको क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है बीटा से। तो बीटा अभी जब 100% करेंगे तो ये हो जाएगा, 50% करेंगे तो वैल्यू का 50% ले लेना, और 120% करेंगे तो वैल्यू का 120% यानी 1.20 ले लेना, और कुछ उतना है नहीं। ठीक है, अब आप क्वेश्चन नंबर 14 में आ जाइए, जिसके लिए आपको आना है पेज नंबर 63 में। देखो क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर ये कह रहा है कि सेंसेक्स फ्यूचर जो है वो ट्रेड करता है एट अ मल्टीपल ऑफ 50 के मल्टीपल में सेंसेक्स फ्यूचर ट्रेड कर रहा है, ओके, एंड 10 तो दिन का आपको यहाँ पर जो है ना वो प्राइस हाई कब होगा, लो होगा तो कितना होगा, क्लोजिंग रेट कितना होगा, ये क्वेश्चन में देख कर रखा हुआ है। आगे आपको ये बोल रहा है कि अभिषेक जो है वो बाय किया 1 सेंसेक्स को फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट पर ऑन 4 फरवरी को, 4 फरवरी को उसने बाय किया, ओके, एंड द एवरेज डेली एब्सोल्यूट, ओके, 4 फरवरी को उसने बाय किया, तो ये वाले स्टार्टिंग के डेट में कर लिया, और यहां पर बोल रहा है कि एवरेज डेली एब्सोल्यूट चेंजेस इन द फ्यूचर एंड इन द वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एवरेज डेली एब्सोल्यूट चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 10,000 का, और स्टैंडर्ड डिविएशन यहाँ पे 2000 दिया हुआ है। और उसके बाद आपको बोल रहा है कि जो मार्जिन है वो हमेशा 75% मेंटेन रहना चाहिए, मेंटेनेंस मार्जिन, ओके। आगे आपको बोल रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द डेली बैलेंस इन द मार्जिन अकाउंट एंड पेमेंट मार्जिन कॉल, ठीक है। इसका सोल्यूशन के साथ हम आपको बहुत ही सिंपल तरीका से समझा देंगे। तो आप एक बार आ जाइए इसके सोल्यूशन में आ जाइए, जिसमें पेज नंबर 74 में आ जाइए।
तो देखो यहाँ पर जो 74 नंबर पेज में है, सबसे पहले आपको ये निकालना है कि भैया इनिशियल मार्जिन रखना कितना पड़ेगा। तो इनिशियल मार्जिन आपका जो फॉर्मूला होता है ये म्यू प्लस जो है ना, मतलब मीन प्लस 3 इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन, ठीक है। तो यहाँ पर म्यू का मतलब होता है डेली एब्सोल्यूट चेंजेस, डेली एब्सोल्यूट चेंजेस 10,000 है, और 3 इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन, स्टैंडर्ड डिविएशन आपके क्वेश्चन में कितना दिया हुआ था, आपके क्वेश्चन में 2000 दिया हुआ था, 2000 इंटू 3 6000 हो जाएगा, यानी 16,000 हमेशा मेंटेन रहना चाहिए। और मेंटेनेंस मार्जिन जो है वो 75% है, यानी कहने का मतलब है कि मेंटेनेंस मार्जिन जो है वो आपका हो रहा है, मेंटेनेंस मार्जिन कितना हो रहा है वो बताओ। मेंटेनेंस मार्जिन आपका 12,000 हो रहा है, उसका 75%, ओके, 16,000 का। तो 12,000 हमेशा मेंटेन रहना चाहिए, वो थोड़ा सा ध्यान में रखना, ओके, प्लीज ध्यान में रखना। तो देखो सबसे पहला वाले दिन का जस्ट इसके पहले का क्लोजिंग रेट नहीं पता है, इसके पहले का ओपनिंग रेट नहीं पता है, दैट इज वाई सबसे पहला वाला जो है ना वो नील रहेगा, एंड जो उसका मार्जिन है वो 16,000 अभी अवेलेबल है। अब उसके बाद वाला आप बोलोगे कि 50 के लॉट में चेंजेस इन फ्यूचर वैल्यू होगा, और अभी का जो रेट है उसको माइनस करो जस्ट इसके एक दिन पहले का जो रेट था उसके साथ, तो कितना से डिफरेंस आया, 105 से घाटा हुआ, तो 16,000 में से 105 को माइनस कर दो तो इतना हो गया। ध्यान में रखना कि ये वाला 12,000 से कम नहीं होना चाहिए। अब उसके बाद फिर जो इस डेट का जो रेट है और इसके जस्ट एक दिन पहले वाले रेट है उसका 50 के लॉट में कितना वैल्यू गिर रहा है, तो इतना वैल्यू गिर रहा है, उसको 15,000 में से माइनस कर दो तो इतना हो गया, अभी भी ये 12,000 से गिरा नहीं है, ओके। अब उसके बाद इस दिन का जो रेट है माइनस इसके एक दिन पहले का रेट और 50 के लॉट में अब 905 गिर गया। तो आप ये देखो प्लीज मेरे भाइयों और बहनों कि ये 12,695 में से जैसे ये 905 माइनस करोगे तो ये आपका 16,000 से ये आपका 12,000 से कम हो जाएगा। तो जैसे ही ये 12,000 से कम हो जाएगा तो इसको 16,000 पे पहुंचाने के लिए और कितना बाई करना पड़ेगा। तो आप कैलकुलेटर निकालना, मैं भी थोड़ा कैलकुलेटर निकाल रहा हूं, और आप कैलकुलेटर में लिखना कि भाई देखो 12,000 जो है 12,695 मेरे पास पैसा बचा हुआ है, जिसमें मेरा 905 का और लॉस हुआ, तो 905 वो माइनस कर दो तो बचा 11,790। तो अब उसको मेंटेनेंस मार्जिन जो 16,000 है वहां पर पहुंचाने के लिए कितना और आपको कॉल करना पड़ेगा पैसा। तो 11,790 में से 16,000 को माइनस कर देना, आपका बचेगा 4,210। तो आपको इतना 4,210 कॉल करना पड़ेगा ताकि आपका पैसा 16,000 हो जाए। उसके बाद आपका पैसा 16,000 फिर से हो चुका है, अब आपका इतने का फायदा ही हो गया डिफरेंस का, तो इसको जोड़ दो। फिर आपका ये लॉस हो गया, इसको माइनस कर दो। फिर आपका इतने का फायदा हो गया, उसको जोड़ दो। फिर आपका इतने का फायदा हो गया, उसको जोड़ दो। इतने का लॉस हो गया, इसको माइनस कर दो। लेकिन जैसे 18,275 में से ये 7,760 को माइनस करोगे तो ये 12,000 से कम हो जाएगा। तो जैसे ही ये 12,000 से कम होगा तो आपको ये देखना कि 12,000 से कितना कम होगा। तो अभी आपके पास पैसा जो पड़ा हुआ है वो 17 फरवरी को वो 18,275 पड़ा हुआ है, तो उसमें से आप 7,760 को माइनस कर दो तो आपके पास पैसा बचा हुआ 10,515। लेकिन उसको 16,000 तक पहुंचाने के लिए आपको 5485 कॉल करना पड़ेगा। यही था इसका सिंपल सा आंसर, उतना बड़ा कुछ था नहीं। अब आप जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, इसके लिए आप आ जाइए पेज नंबर तो देखो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है इसके लिए आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए आप आ जाइए 9.63 पेज में। तो 63 नंबर पेज में जब आप आएंगे, 63 नंबर पेज में, 63 नंबर पेज में आप जब जाओगे तो आपको क्वेश्चन नंबर 15 दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है वो देखो, मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 में ये कह रहा है कि मिस्टर ए जो है वो परचेज किए हैं 3 मंथ कॉल ऑप्शन फॉर 100 शेयर के लिए इन XYZ लिमिटेड एट अ प्रीमियम ऑफ 30 पर शेयर पर, ठीक है, विद एक्सरसाइज प्राइस ऑफ 550, ओके, एक्सरसाइज प्राइस 550 था और इन्होंने कॉल ऑप्शन बाई किया है। उसके बाद ही पुट परचेज्ड अ 3 मंथ पुट ऑप्शन ऑफ 100 शेयर, इसने पुट ऑप्शन भी खरीदा प्रीमियम 5 रुपया देकर के और एक्सरसाइज प्राइस 450 था, ओके। फिर उसके बाद बोल रहा है कि मार्केट प्राइस ऑफ शेयर जो है वो जिस दिन परचेज का टाइम आएगा उस दिन 500 हो जाएगा, ओके। मार्केट प्राइस पर शेयर ऑफ एक मिनट, मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर ऑन द डेट ऑफ मिस्टर एज परचेज ऑफ ऑप्शन इज 500। कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस दैट मिस्टर ए वुड मेक अज्यूमिंग दैट मार्केट प्राइस फॉल टू 350, ठीक है। देखो जिस दिन वो परचेज किया उस दिन उसका 500 दाम था, लेकिन उससे एक्सरसाइज करवाया गया 550 में, ठीक है, एंड उसका मार्केट प्राइस फॉल करके 350 हो चुका है। तो क्या उसको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, वो यही कह रहा है। इसका हम सोल्यूशन से आपको समझाते हैं। पहले हम आपको यही बता दे रहे हैं, मान लो ईसॉप का केस के जैसे हम आपको एग्जांपल लेके बताते हैं। ईसॉप के केस में क्या होता है कि देखो आप जो है वो आप खरीदे हो, यहां पर देखो जिस दिन आपका एक्सरसाइज प्राइस था वो है 550, ओके। एक्सरसाइज प्राइस आपका कितना था, एक्सरसाइज प्राइस आपका 550 था, ओके। खरीदने के टाइम में, रुको, देखो जब आप खरीदे थे तब आपको 550 देना पड़ा था एक्सरसाइज करने के लिए। लेकिन जिस दिन रुको हम आपको एक एग्जांपल से इसका बताते हैं, सोल्यूशन में एक बार पहले लेकर के आते हैं फिर हम आपको एग्जांपल से बताते हैं। रुको, इसका जो ये है 75 है, उस पेज नंबर में आ जाओ, 75 नंबर पेज में आ जाओ। इस पेज में ये कह रहा है कि सिंस द मार्केट प्राइस एट द एंड ऑफ 3 मंथ फॉल टू 350, उसका मार्केट प्राइस गिर करके 350 आ चुका है, विच इज बिलो द एक्सरसाइज प्राइस। एक्सरसाइज प्राइस
से भी कम हो चुका है मार्केट प्राइस अंडर कॉल ऑप्शन, ठीक है, तो कॉल ऑप्शन विल नॉट बी एक्सरसाइज। कॉल ऑप्शन का मतलब होता है, देखो हम आपको कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन का मतलब बताते हैं। कॉल ऑप्शन मतलब होता है कि आपके पास किसी एसेट्स को खरीदने का राइट आ गया है, ठीक है, राइट आ गया है आज के डेट में, जिसको आप फ्यूचर में एक फिक्स प्राइस पर खरीदोगे, और अगर प्राइस फिक्स नहीं रहेगा तो प्राइस डिसाइड कर लिया जाएगा, लेकिन आप फ्यूचर में खरीदोगे, मगर राइट आज ही आ चुका है खरीदने का, तो आपके पास ये राइट है कि उस एसेट्स को 550 में खरीद सकते हो, फ्यूचर में एक्सरसाइज कर सकते हो, लेकिन मार्केट में उसका दाम 350 ही है अभी, तो आप 550 देकर थोड़ी ना खरीदोगे, तो कॉल ऑप्शन तो नहीं चलेगा। कॉल ऑप्शन का मतलब होता है आप खरीद सकते हो, लेकिन पुट ऑप्शन का मतलब होता है कि आप मार्केट में, पुट ऑप्शन का मतलब होता है कि आपके पास ये राइट आ गया कि किसी एसेट्स को आप फ्यूचर में बेच सकते हो, बेच सकते हो इस प्राइस पर, या प्राइस अगर डिसाइड नहीं तो फ्यूचर में प्राइस डिसाइड कर लिया जाता है, लेकिन इस प्राइस पे आप बेच सकते हो, ठीक है। तो कॉल ऑप्शन तो आप प्रेफर नहीं करोगे, क्योंकि 550 में आप जो है वो कैसे खरीदोगे जबकि उसका दाम 350 है, तो कॉल ऑप्शन नहीं चलेगा। लेकिन पुट ऑप्शन का मतलब होता है कि आपके पास ये राइट है कि आप बेच सकते हो, तो मार्केट में इसका दाम 350 है, लेकिन आपके पास ये राइट है कि आप उसको 450 पे बेच सकते हो, पुट ऑप्शन में क्वेश्चन में बोला है। तो 450 और 350 के बीच का जो डिफरेंस है वो 100 रुपए का आपका फायदा हो जाएगा, एंड 100 रुपए का फायदा अगर 100 शेयर पर होगा, क्योंकि पुट शेयर में भी आपने 100 शेयर लिया है, पुट ऑप्शन में भी 100 शेयर लिया है, तो आपका 10,000 का फायदा हो जाएगा। ओके, तो आपको यहां पर बोला है कि कॉस्ट और प्रीमियम पेड, आप कॉस्ट या प्रीमियम पेड कितना पे कर रहे हो। आप जब खरीदे थे तब आप पर शेयर का कितना पे किए थे, आप जब खरीदे थे, रुको 450 हो रहा है 3 मंथ का, तो आपका यहां पर जो है वो कॉस्ट और प्रीमियम पेड 350, रुको एक सेकंड में आपको इसको क्लियर करता हूं, कॉस्ट या प्रीमियम पेड आपका 3500 माइनस करके नेट में आपका गेन। तो चलो आपका जो यहाँ पर गेन हुआ वो 10,000 हुआ, और आपको ये देखना है कि जब आपने पुट ऑप्शन लिया था तो आपको 5% ज्यादा देना पड़ा था, 5 रुपया पर शेयर ज्यादा देना पड़ा, तो 100 रुपए पर 100 शेयर पर 5 रुपया पर शेयर ज्यादा देना पड़ा, वो माइनस कर दो। एंड कॉल ऑप्शन में भी आपको 30 रुपीज का प्रीमियम जो देना पड़ा एटलीस्ट, क्योंकि आपने शेयर नहीं खरीदा वो तो छोड़ो, लेकिन प्रीमियम का पैसा जो 30 रुपीज करके देना पड़ा वो भी माइनस कर दो, तो 3500 रुपया आपका माइनस हो जाएगा, तो आपका नेट में जो गेन है वो 6500 हो जाएगा। यही है आपका आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। तो चलो सबसे पहले आप क्वेश्चन नंबर में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर आपका 60, पेज नंबर 63 में आ जाओ, जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 16 दिखेगा। ये भी क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि मान लो कि एक कंपनी है जिसका ये मार्केट में अफवाह फैल गया कि उसका उसका जो है वो टाई अप होने वाला है किसी मल्टीनेशनल कंपनी से, जिसके ये फॉल्स इन्फॉर्मेशन था, मगर इसके वजह से जो इसका ये है मतलब स्टॉक प्राइस है वो ड्रामेटिकली फॉल कर गया, ठीक है। एंड मतलब इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन लेना शुरू किया। तो अगर 3 महीने में, अगर मान लो कि ही परचेज 3 मंथ कॉल ऑप्शन, अगर वो कॉल ऑप्शन को ऑप्ट करता है तो 3 महीने बाद उसको 40, मतलब कॉल ऑप्शन अगर वो ऑप्ट करता है तो 42 रुपीज उसका स्ट्राइक प्राइस है, जिसमें 2 रुपया प्रीमियम है, एंड पेड ₹1 पर शेयर, ₹1 पर शेयर प्रीमियम फॉर 3 मंथ पुट ऑप्शन, ठीक है। पुट ऑप्शन के केस में क्या है कि उसका प्रीमियम जो है वो 1 रुपया है जो उसको देना पड़ रहा है पर शेयर का, और उस टाइम में पुट ऑप्शन के केस में 40 रुपीज उसका स्ट्राइक प्राइस है। तो आप बताओ कि इन्वेस्टर का क्या पोजीशन रहेगा अगर प्राइस 43 हो जाए और अगर प्राइस 36 हो जाए तो क्या पोजीशन रहेगा। तो एक बार सोल्यूशन में आ जाओ। सोल्यूशन में आने के लिए आपको आना पड़ेगा पेज नंबर 75 में, ठीक है। देखो मेरा बात सुनो, जब 3 महीने के बाद उसको बोला जाएगा कि भाई साहब अच्छे से सुनना, उसको ये बोला जाएगा 3 महीने के बाद, रोमन 1 हम आपको बताते हैं। सबसे पहले हम आपको ये बोलते हैं कि कॉस्ट जो है वो उसको कॉल ऑप्शन के टाइम में 2 रुपया करके उसको प्रीमियम देना पड़ रहा है 100 शेयर पर, और पुट ऑप्शन के टाइम में 1 रुपया करके प्रीमियम देना पड़ रहा है 100 शेयर पर, तो टोटल उसका 300 रुपया तो कॉस्ट लग जा रहा है, ठीक है। लेकिन जब 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 उसका प्राइस हो जाएगा 43, तब वो पुट ऑप्शन ऑप्ट नहीं करेगा, कॉल ऑप्शन ऑप्ट करेगा, क्योंकि उसको मिल रहा है 42 रुपीज में ही, क्वेश्चन में ये बोल रहा है कॉल ऑप्शन के टाइम में, लेकिन प्राइस मार्केट में 43 है, तो 43 का सामान जब इसको 42 में ही मिल रहा है तो ये कॉल ऑप्शन ऑप्ट करेगा, एंड कॉल ऑप्शन ऑप्ट करने के चक्कर में जो इसका फायदा है ना वो कितने का होगा वो मुझे बताओ। 42 का सामान इसको 43 का सामान इसको 42 में ही मिल गया, तो इसको जो है ना वो 100 रुपए का इसको फायदा हो गया, तो 300 रुपया खर्चा लगा और 100 रुपए का फायदा हो गया, तो नेट में जो इसका लॉस हुआ वो 200 का ही हुआ। ओके, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। लेकिन जब प्राइस 36 हो गया तब ये कॉल ऑप्शन नहीं ऑप्ट करेगा, ये बोलेगा 42 रुपीज पे करके हम 36 रुपीज वाला सामान क्यों लें, तब पुट ऑप्शन काम करेगा। पुट ऑप्शन का मतलब है कि आपको 40 रुपीज जो है वो मतलब ये करना पड़ता, पे करना पड़ता। आप ऐसे समझ लो ना कि पुट ऑप्शन का मतलब होता है बेचना, यानी जिस चीज को मार्केट में 36 रुपीज में कोई भी बेच सकता है क्योंकि उसका शेयर प्राइस 36 ही है, उसको ये 40 रुपीज में बेच सकता है, क्योंकि पुट ऑप्शन में बेचने वाले शेयर का प्राइस फिक्स हो जाता है, तो ये 36 का सामान 40 में बेचने के लिए तो ये तैयार हो ही जाएगा, तो इसका 4 रुपए का पर शेयर पर फायदा, यानी 400 का फायदा है, और इनिशियली इसका 300 ही कॉस्ट लगा था, तो 100 रुपए का यहाँ पर गेन हो गया। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। अब आप आ जाइए 17 नंबर क्वेश्चन में, जिसके लिए आपको 64 नंबर पेज में आना है। तो देखो 17 नंबर क्वेश्चन में यहां पर आपको देके रखा है कि इक्विटी शेयर ऑफ पीक्यूआर लिमिटेड इज प्रेजेंटली कोटेड, इसका प्रेजेंट में जो दाम है वो 320 रुपया है। मार्केट प्राइस जो है, मार्केट प्राइस जो है वो आपका, रुको एक सेकंड, मार्केट प्राइस जो है
ऑफ द शेयर आफ्टर 6 मंथ का जो है ना मार्केट प्राइस यहाँ पर दिया हुआ है ये, एंड उसका ये प्रोबेबिलिटी है। पुट ऑप्शन विथ अ स्ट्राइक प्राइस ऑफ 300 कैन बी रिटन। पुट ऑप्शन आपको बोल रहा है कि 300 रुपए का हो सकता है कि तुम इतने दिन के बाद अगर बेचोगे 6 महीने के बाद तो 300 रुपए में बेच सकते हो। आज के डेट में 320 रुपए दाम है। यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ऑप्शन एट मैच्योरिटी। तो आप आ जाइए 17 नंबर के आंसर के लिए, आप आ जाइए 17 नंबर के आंसर के लिए 75 नंबर पेज में आ जाइए। सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो आप उसको क्या करो कि क्वेश्चन में जो गिवन है, क्वेश्चन में जो गिवन है आपका मार्केट प्राइस, उसको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करो। तो मार्केट प्राइस सबसे पहले आप देखो कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ऑप्शन कितना होगा। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ऑप्शन के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि जो स्ट्राइक प्राइस है, रुको एक सेकंड रुको, 17 नंबर में आपके मार्केट प्राइस आफ्टर 6 मंथ दिया हुआ है, पुट ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस 300 है, ठीक है। तो आप ये देखो कि पुट ऑप्शन पे आपको 300 में मिलता, ठीक है, 300 में मिलता, इसका मार्केट प्राइस से कितना डिफरेंस है, ठीक है, और इनटू प्रोबेबिलिटी करके सभी का आप निकालो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ऑप्शन। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ऑप्शन कितना होगा, यहाँ पर 300 ही स्ट्राइक प्राइस है और इसका मार्केट प्राइस ज्यादा हो गया तो नेगेटिव हो गया, इसीलिए नॉट एक्सरसाइज होगा। तो 30 जो है ना वो इसका आ गया वैल्यू 30। तो इफ स्ट्राइक प्राइस गोज बियॉन्ड 300 ऑप्शन नॉट एक्सरसाइज एट ऑल, ठीक है। अगर स्ट्राइक प्राइस जो है वो 300 से भी ज्यादा हो जाएगा तो ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं किया जाएगा, ओके। एंड इन केस ऑफ पुट ऑप्शन, सिंस शेयर प्राइस इज ग्रेटर देन स्ट्राइक प्राइस, ठीक है, पुट ऑप्शन के केस में क्या है कि शेयर प्राइस जो है वो ग्रेटर देन स्ट्राइक प्राइस है, ऑप्शन वैल्यू वुड बी 0, ठीक है। इसको मैं आपको एक बार और अच्छे से समझाता हूं क्या है इसका मतलब, ये मैं आपको एक बार अच्छे से, एक्चुअली मैं जो आपको बोल रहा था कि एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालो, एक्सपेक्टेड वैल्यू का फॉर्मूला ही होता है कि स्ट्राइक प्राइस से उसका मार्केट प्राइस कितना डिफर कर रहा है उसको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दो एंड टोटल निकाल दो, वही उसका आंसर हो जाएगा, 30 ही उसका आंसर हो जाएगा, ओके। एंड अगर वो 300 से कुछ बियॉन्ड जाता है तो जो है ना पुट ऑप्शन जो है वो भी 0 हो जाएगा, मतलब जो ऑप्शन है स्ट्राइक प्राइस ऑप्शन वैल्यू वुड बी 0 हो जाएगा, ओके। तो चलो ये वाला क्वेश्चन भी खत्म हो गया। अब आप आ जाइए 18 नंबर क्वेश्चन के लिए। 18 नंबर क्वेश्चन के लिए आप आ जाइए सबसे पहले पेज नंबर 64 में आ जाइए। 64 में आ जाइए, ये वाला क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूं पहले अच्छे से। 64 नंबर पे चलो हम आपको क्वेश्चन नंबर 18 समझाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में ये कह रहा है कि यू एज एन इन्वेस्टर हैड परचेज 4 मंथ कॉल ऑप्शन, आपने 4 महीने का कॉल ऑप्शन परचेज किया ऑन द इक्विटी शेयर ऑफ एक्स लिमिटेड ऑफ ₹10 इच, ठीक है, ऑफ ₹10 ऑफ विच करंट मार्केट प्राइस इसका 132 है और एक्सरसाइजेबल प्राइस 150 है। यू एक्सपेक्ट द प्राइस ऑफ रेंज, आप एक्सपेक्ट करते हो 120 से 150 के बीच में आप एक्सपेक्ट करते हो इसका प्राइस रेंज। आपको यहाँ पर जो है ना प्राइस दिया हुआ है 120 से 150 के बीच में, ठीक है, आपको प्राइस दिया हुआ है 120 से 150 के बीच में और उसका प्रोबेबिलिटी भी दिया हुआ है। आपको बोल रहा है कि शेयर प्राइस बताओ एट द एंड ऑफ 4 मंथ, तो आप क्या करोगे, इस प्राइस को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके जो है ना वो टोटल कर दोगे, वही शेयर प्राइस हो जाएगा। वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन एट द एंड ऑफ 4 मंथ क्या हो जाएगा, 4th मंथ। अगर बोल रहा है एक्सरसाइज प्राइस को ही प्रिवील करेंगे तो एक्सरसाइज प्राइस अगर 150 है उसी को प्रिवील करते हो तो कॉल ऑप्शन 0 हो जाएगा क्योंकि 150, ठीक है, एंड कॉल भी 150 पर ही करना है, ठीक है। एक्सरसाइज प्राइस, अगर एक्सरसाइज प्राइस को ही प्रिवील करोगे तो कॉल ऑप्शन 0 हो जाएगा। और आगे बोल रहा है इन केस ऑप्शन इज हेल्ड टिल मैच्योरिटी, अगर इसको मैच्योरिटी तक रखते हो तो क्या इसका आंसर होगा, ये हम आपको आंसर के साथ समझाना चाहते हैं। इसके लिए आप एक बार आ जाइए 18 नंबर के आंसर में 76 नंबर पेज में। तो सबसे पहले मैंने आपको जो ये वाला एक्सप्लेन किया था प्रोबेबिलिटी इनटू वैल्यू, उसका टोटल करके एक्सपेक्टेड वैल्यू, ये वाला वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन मैंने आपको समझा ही दिया। और मैच्योरिटी तक रखोगे तो वैल्यू एक्सपेक्टेड प्राइस देखो 150 से कितना बढ़ रहा है, ठीक है, तो मैच्योरिटी तक रखोगे तो इस सभी में से 150 माइनस करके ये वाला लिख लेना। जब इसमें 150 माइनस करोगे और नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव नहीं लिखना है, तो 160 में से 150 माइनस करोगे तो 10 एंड ऐसे ही करके लिखना है। प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके उसका जो टोटल आएगा यही उसका आंसर हो जाएगा कि वैल्यू ऑफ कॉल कितना हो जाएगा अगर आप मैच्योरिटी तक रहना चाहते हो तो। ऑल्टरनेटिव को रहने दो, ओके। तो इतना मेरे ख्याल से आप समझ रहे हो। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हम आपको समझाते हैं। क्वेश्चन अब आप जो है ना आप आज ये क्वेश्चन नंबर पहले 19 समझिए, 20 नहीं, पहले क्वेश्चन नंबर 19 समझिए। यहाँ पर ये कह रहा है कि मिस्टर एक्स का जो है ना वो 2 हिसाब किताब दिया हुआ, बोल रहा है कि अगर वो परचेज करता है 3 महीने का कॉल ऑप्शन जिसमें उसको 30 रुपए का प्रीमियम देना पड़ता है और एक्सरसाइज उसको 550 पर करना है, ठीक है, और अगर वो परचेज करता है 3 मंथ का पुट ऑप्शन जिसमें 5 रुपए का प्रीमियम अभी देना पड़ेगा लेकिन एक्सरसाइज प्राइस उसका 450 है, तो आगे आपको बोल रहा है कि करेंटली इसका मार्केट में 50 रुपया दाम है तो उसका प्रॉफिट और लॉस, सॉरी, करेंटली इसका मार्केट में 500 रुपया दाम है, अगर तो उसका प्रॉफिट एंड लॉस क्या होगा अगर ये 500 ही दाम रहा तो, अगर ये प्राइस 350 हो गया तो, और अगर ये प्राइस 600 हो गया तो। एक बार में कोई भी जो है ना ये शेयर का जो साइज है, मतलब लॉट साइज है वो 100 है, ओके, 100 शेयर का लॉट साइज है। तो आप आ जाइए 77 नंबर पेज में जहां पर हम आपको समझाते हैं। आप देखो बहुत ही सिंपल तरीके से हम आपको समझाएंगे। जब वो कॉल ऑप्शन में 30 रुपया करके 100 शेयर पर देना पड़ा, ठीक है, 100 शेयर ही मिनिमम लिया होगा ये मान के चलो, एंड 5 रुपया करके पुट ऑप्शन पर 100 शेयर पर देना पड़ा, तो 3500 रुपया तो इसका प्रीमियम का ही लग गया और प्राइस अभी भी फिक्स ही है, 500 का 500 ही है, तो ना पुट ऑप्शन ऑप्ट करेगा ये, ना ही कॉल ऑप्शन ऑप्ट करेगा, तो इसका 500 का टोटल 3500 का तो लॉस ही हो गया। लेकिन जब उसका प्राइस गिर करके हो चुका है 350, तो 350 के केस में कॉल ऑप्शन तो वो नहीं करेगा, वो बोलेगा 550 रुपया हम क्यों दे जिसका मार्केट में दाम 350 है। लेकिन पुट ऑप्शन में क्या है कि उसको मार्केट से मिल जाएगा 450 रुपया,
ठीक है 450 रुपया, लेकिन मार्केट में किसी और को 350 ही मिलेगा, लेकिन इसको 450 रुपया मिल जाएगा क्योंकि ये पुट ऑप्शन लेके रखा हुआ है। तो ये पुट ऑप्शन के केस में 450 और 350 के बीच में 100 का जो रुपीस का डिफरेंस है वो 100 शेयर पर ये कमा लेगा, और 3500 का इसका इनिशियली पैसा लग गया था कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन का ये क्या बोलते हैं प्रीमियम। तो इसका नेट में गेन इतने का हो जाएगा, ठीक है। एंड जब ये कॉल ऑप्शन होगा, कॉल देखो अगला बार जब प्राइस 600 हो जाएगा तो ये पुट ऑप्शन ऑप्ट नहीं करेगा, ये कॉल ऑप्शन ऑप्ट करेगा, क्योंकि पुट ऑप्शन में इसका नुकसान है, जिस चीज का मार्केट में 600 रुपया मिल रहा है इसको तो इसको 450 ही मिलेगा, तो ये पुट ऑप्शन नहीं ऑप्ट करेगा, ये कॉल ऑप्शन ऑप्ट करेगा, बोलेगा कि जिस चीज को मार्केट में कोई भी 600 में खरीदेंगे हम तो 550 में ही खरीद लेंगे। तो इसका 50 रुपए का 100 शेयर पर फायदा हुआ एंड 5000 का फायदा हुआ, 3500 का इनिशियली इसको पैसा पे करना पड़ा था। तो यहाँ पर नेट में गेन जो है ना, इसका प्राइस इसको नेट में गेन हुआ 1500 का ही गेन हुआ, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, वो हम आपको समझाते हैं। ओके चलो, अब जो क्वेश्चन नंबर 20 है ना, इसके लिए आप आ जाइए, सबसे पहले आप आ जाइए पेज नंबर आ जाइए 65 में। तो पेज नंबर 65 में आओगे तो यहाँ पर हम आपको समझाते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पर ये कह रहा है कि इक्विटी शेयर ऑफ वीसीसी लिमिटेड जो है वो 210 रुपया आज के डेट में इसका दाम है। अगर कोई 3 महीने का कॉल ऑप्शन लेगा तो उसको 6 रुपया प्रीमियम देना पड़ेगा, 6 रुपया देना पड़ेगा कॉल ऑप्शन पे, और 5 रुपया देना पड़ेगा उसको पुट ऑप्शन पर, ठीक है। अब उसको आपको बोला है कि नेट पे ऑफ यानी उसका गेन हुआ या लॉस हुआ ये तुम मेरे को बताओ, ठीक है। जब 220 रुपया जो है ना वो स्ट्राइक प्राइस होगा, ठीक है, तब बताओ। और यानी जब 220 रुपया स्ट्राइक प्राइस का मतलब हुआ एक्सरसाइजेबल प्राइस 220 रुपया, जब 220 रुपया स्ट्राइक प्राइस रहेगा तब बताओ। और जब शेयर का एक्सरसाइजेबल प्राइस जो है वो इतना 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 हो जाएगा। आगे बोल रहा है कि ऑल्सो इंडिकेट द प्राइस रेंज एट विच द कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन में बी गेनफुल एक्सरसाइज, ठीक है। तो आप आ जाइए इसके सोल्यूशन के लिए, आप आ जाइए 77 नंबर पेज में, ठीक है। आप यहां पर देखो कि उस आदमी का जो एक्सरसाइजेबल प्राइस है वो इतना दिया हुआ है, ओके, एक्सरसाइजेबल प्राइस उसका इतना दिया हुआ है। तो अभी देखो अच्छे से सुनो, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, क्वेश्चन में दिया हुआ था कि इसका जो प्रीमियम लग रहा है वो 6 रुपया लग रहा है, ठीक है, प्रीमियम जो लग रहा है वो इसका 6 रुपया लग रहा है। तो प्रीमियम 6 रुपया लग रहा है, स्ट्राइक प्राइस 220 है, तो 220 में 6 रुपया माइनस करो तो ऐसे समझ लो ना कि 200 में ही मार्केट में मिल रहा है लोगों को, तो ये 220 रुपया क्यों पे करेगा उसके लिए, ठीक है, 220 रुपया स्ट्राइक प्राइस क्यों पे करेगा। तो ये जो है ना 220 एंड 200 के बीच का जो डिफरेंस है आप ऐसे समझ लो कि उसके लिए कब गेनफुल है। तो रुको मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ। 200 जो 20 रुपया है, 220 रुपया इसको स्ट्राइक प्राइस का देना पड़ रहा है, और 6 रुपया जो है उसका प्रीमियम है। तो जब 226 से ज्यादा एक्सरसाइज प्राइस होगा, ठीक है, ये तभी कॉल ऑप्शन में पैसा लगाएगा। कॉल ऑप्शन का मतलब है कि फ्यूचर में जो है वो इसको कितने रेट पे मिल जाएगा, जबकि मार्केट के लोगों को महंगा में मिलेगा, ठीक है। तो जब 200 है तब ये नहीं लेगा, क्योंकि इससे ज्यादा ले लिया जा रहा है, इससे 226 ले लिया जा रहा है, 220 प्लस 6, ठीक है। जब 210 होगा तब भी ये नहीं लेगा, जब 220 होगा तब भी ये नहीं लेगा, क्योंकि 226 लग जा रहा है। लेकिन जब 230 हो जाएगा मार्केट वाले लोगों के लिए तो ये ले लेगा, क्योंकि इसको 226 ही देना पड़ रहा है, 220 प्लस 6, और जब 240 हो जाएगा तभी ये ले लेगा। तो जब ये ले लेगा शेयर कॉल ऑप्शन वाला, ठीक है, तो इसका आउटफ्लो कितना होगा, इस केस में उसको 220 का स्ट्राइक प्राइस देना पड़ रहा है, लेकिन प्रीमियम तो उसको सभी के केस में 6 रुपया देना पड़ेगा। तो ये वाला आउटफ्लो एंड प्रीमियम को जोड़ करके ये वाला कॉलम आ गया, ठीक है। मार्केट में लोगों को 240 ही देना पड़ रहा था, तो इसका नेट में कितना फायदा हुआ, इस तीनों ऑप्शन में वो नहीं लिया फिर भी प्रीमियम पे करना पड़ा, एंड इस तीनों ऑप्शन में प्रीमियम पे करना पड़ा, मतलब इनिशियली पे करना पड़ा। और स्ट्राइक प्राइस का मतलब होता है कि इसको जितना देना पड़ रहा है, ठीक है, मार्केट में एक्सरसाइजेबल प्राइस कुछ और है। तो इनिशियली तो वो इतना पे कर ही दिया था, तो इतने का उसका लॉस हो गया, लेकिन इस केस में उसका इतने इतने का फायदा हो गया। वही पुट ऑप्शन इसका उल्टा होता है कि जब आपका एक्सरसाइजेबल प्राइस दिया हुआ होता है तो आप ये देखते हो कि इस आदमी का पैसा 220 रुपए का स्ट्राइक प्राइस है, 5 रुपए का प्रीमियम लग रहा है। तो जब 220 में से 5 रुपए का प्रीमियम घटा दोगे, क्योंकि इसको मिलेगा लास्ट में बेच करके उतना पैसा, तो जब 215 रुपए से ज्यादा मिलते रहेगा, जब ऐसे समझ लो ना कि इसको मार्केट में जितना लोगों को मिल रहा है, ठीक है, मार्केट में जितना लोगों को मिल रहा है उससे इसको जब मतलब एक्सरसाइज प्राइस जो है वो उससे ज्यादा उसको मिलेगा, तभी ये पुट ऑप्शन में जाएगा। तो देखो अच्छे से सुनो, अच्छे सुनो, 200 रुपया ही मार्केट में लोगों को मिल रहा है, लेकिन इसको 215 मिलेगा, क्योंकि 220 में से प्रीमियम 5 रुपया घटा दो, 220 मिलेगा, लेकिन 5 रुपए का प्रीमियम घटा के 215 मिलेगा, तब ये पुट ऑप्शन ले लेगा, क्योंकि इसको ज्यादा मिल रहा है, लोगों को 200 ही मिल रहा है, इसको 215 मिल रहा है। इसको लोगों को 210 मिल रहा है, लेकिन इसको 215 मिल रहा है, तो ये ले लेगा, यस। लेकिन लोगों को 220 मिल रहा है, इसको 215 ही मिल रहा है, ये नहीं लेगा, और इस सब ऑप्शन में नो है। और ऐसे ही करके अगर ये ले लेगा तो इसको 220 रुपया करके देना पड़ेगा, ठीक है। जो स्ट्राइक प्राइस है इनफ्लो के केस में 220 रुपया है, लेकिन लोगों को इतना ही मिलेगा, तो इसको जितना ज्यादा मिल रहा है वो यहाँ पर लिख दो, तो मतलब जितना इसको प्रीमियम है वो यहाँ पे लिख दो, और इसको जितना ज्यादा मिल रहा है वो उसका पे ऑफ है। मतलब ऐसे समझ लो ना कि उसको 200 प्लस जो है वो आपका कितना आएगा, ये 15 रुपए कैसे निकाला आपको पता है। इसको जो स्ट्राइक प्राइस है 200 में से 5 रुपए को माइनस करो, ठीक है, तो 215, और 200 के बीच का डिफरेंस है 15, ठीक है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ओके, यानी ऊपर वाले में से नीचे वाले दोनों को माइनस कर देना है। तो ये आपका आंसर था क्वेश्चन नंबर 20 का। एंड आप चलिए क्वेश्चन नंबर 21 आपको बताते हैं। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 21 इज वेरी सिंपल, क्वेश्चन नंबर 21 इज वेरी सिंपल। पहले हम आपको एक बार समझा देते हैं क्या है क्वेश्चन, उसके लिए आपको
तो चलो आपको क्वेश्चन नंबर 21 समझाते हैं, जिसके लिए आपको आ जाना है सीधा पेज नंबर 65 में आ जाना है। पेज नंबर 65, पेज 65, ठीक है। इसमें जब आप आओगे तो आपको यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर बोल रहा है कि सुमाना लिमिटेड वांटेड टू बाय शेयर ऑफ EIL व्हिच हैज अ रेंज ऑफ 411 टू 592 अ मंथ, ठीक है। इसका जो रेंज है वो एक शेयर को बाय करना चाह रहा है जिस शेयर का रेंज 411 से लेकर 492 तक है। द प्रेजेंट प्राइस पर शेयर, प्रेजेंट में इसका दाम है 411 रुपया। हर ब्रोकर इन्फो, इसका ब्रोकर ने इसको बोला कि इसका प्राइस 522 रुपए तक जा सकता है विद इन अ मंथ, एक महीना में। सो दैट सी वुड बाय अ वन मंथ कॉल ऑफ, मतलब वो एक महीने के बाद का कॉल पे बाय करना चाह रहा है, ठीक है। इन ऑर्डर टू परसुएंट इन बाइंग द कॉल, ओके, ये बाइंग द कॉल पे बोल रहा है इन ऑर्डर टू परसुएंट इन बाइंग द कॉल शेयर प्राइस शुड बी मोर देन और एटलीस्ट रुपीज 522, द अश्योरेंस ऑफ व्हिच कुड नॉट बी गिवन बाय द ब्रोकर। ठीक है, तो चलो आपको क्वेश्चन नंबर 21 बताते हैं। इसमें ये बोल रहा है कि सुमोनो लिमिटेड वांटेड टू बाय ऑफ EIL का शेयर जो है ये खरीदना चाह रही है। शेयर का जो प्राइस है वो 411 से 592 तक हो सकता है एक महीने में, ओके। 1 मंथ के बाद 411 से 592 के बीच में उसका प्राइस रेंज हो सकता है, लेकिन आज के डेट में उसका प्राइस 421 ही है, ओके। आगे ये आपको बोल रहा है कि जो उसका ब्रोकर है वो उसे ये इन्फॉर्म करके बोला कि जो उसका प्राइस है वो 522 होने का चांसेस है, ओके। तो आपको ये बोल रहा है कि 1 मंथ बाद का अगर ये कॉल ऑप्शन ले ले, ओके, और उसका प्राइस एटलीस्ट 522 हो जाए, ठीक है, तो तुम बताओ कि क्या इसके लिए सही रहेगा कि नहीं। दो ही शुड अंडरस्टैंड द अनसर्टेनिटी ऑफ मार्केट, जबकि इसको भी पता है कि मार्केट तो अनसर्टेन ही होता है। शी वांट्स टू नो द प्रोबेबिलिटी असर्टेनिंग द शेयर प्राइस ऑफ 592, ये भी जानना चाहती है कि 522 से भी ज्यादा अगर 592 हो जाए उसका क्या प्रोबेबिलिटी है। दैट बायर ऑफ अ 1 मंथ कॉल EIL of the execution price of rupees 522 is justified। ये जानना चाह रही है कि एक महीने के बाद जो है ना, ये अगर 522 एक्सपेक्ट कर रही है तो 592 के होने का क्या चांसेस है। रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न 3.6% है, ओके। तो चलिए आइए, और ये वाला भी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है यहाँ पर। तो आप एक बार आ जाइए सोल्यूशन के लिए। सोल्यूशन के लिए आपको आना है 78 नंबर पेज में आइए, 78 नंबर पेज में आइए, जहां पर आपको दिखेगा जो देखो, जो प्रोबेबिलिटी पूछा है कि कितना परसेंटेज चांसेस है, उसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी इक्वल टू ERT माइनस डी बाई U माइनस डी। ERT का मतलब होता है कि E के ऊपर में वो रेट लगा दो जो आपका रेट क्वेश्चन में दिया हुआ था ना, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न 3.6%, तो परसेंटेज हटाओगे तो 0.036 हो जाएगा, 3.6% में परसेंटेज हटाओगे तो। और डी का फॉर्मूला होता है जो लो, आज के डेट में डी का फॉर्मूला होता है कि आज के डेट में इसका क्या प्राइसेस है वो बताओ। जो लोअर प्राइस है वो कितना है। डी का मतलब होता है जो रेंज है ना उसमें लोअर प्राइस क्या है, ठीक है। लोअर प्राइस क्या है, ठीक है, वो रखो ऊपर में, न्यूमरेटर में रखो, एंड आपको 4 जो आपका 421 है उसको नीचे में रखना है। उसका मतलब होता है करंट मार्केट प्राइस। तो जो लोअर प्राइस है उसको ऊपर में रखो 421, ठीक है। जो लोअर प्राइस है रेंज का जो 411 लोअर प्राइस है उसको ऊपर में रखो, एंड यहाँ पर हायर प्राइस को ऊपर में रखो, एंड दोनों के डिनोमिनेटर में करंट मार्केट प्राइस को ही रखो। URD आ जाएगा, फॉर्मूला में पुट कर दो आपका आंसर। और ये वाला क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, तो फॉर्मूला में पुट कर दो, आपका आंसर जो है ना आ जाएगा प्रोबेबिलिटी का, ओके। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे मैंने क्या बताया आपको। अब आपको क्वेश्चन नंबर 22 समझा, तो चलो आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर 22, जिसके लिए आपको आना है पेज नंबर आपको आना है 65 में। पेज नंबर 65 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 22 में कि मिस्टर दयाल जो है वो इंटरेस्टेड इन परचेजिंग इक्विटी शेयर ऑफ ABC लिमिटेड है विच आर करेंटली सेलिंग एट 600। उसका करंट में प्राइस जो है वो 600 है। ही एक्सपेक्ट दैट द प्राइस ऑफ शेयर में गो अप, इसका एक्सपेक्टेशन है कि प्राइस जो है वो 780 हो जाएगा, एंड अगर गिरेगा भी तो प्राइस 480 हो जाएगा, ठीक है, आने वाले 3 महीना में। आगे बोल रहा था चेंजेस ऑफ ऑकरिंग द सच वेरिएशन आर, इस वेरिएशन के होने का चांसेस 60% और 40% है, यानी 60% बढ़ने का है, 40% गिरने का है। अ कॉल ऑप्शन ऑन दिस शेयर ऑफ ABC लिमिटेड कैन बी एक्सरसाइज एट द एंड ऑफ 3 मंथ विद अ स्ट्राइक प्राइस ऑफ 630। बोल रहा है कि देखो 3 महीने के बाद जो उसका कॉल ऑप्शन होगा वो स्ट्राइक प्राइस 630 पर होगा, ठीक है। स्ट्राइक प्राइस का मतलब इतने में कॉल ऑप्शन को ऑप्ट किया जा सकता है। आगे बोल रहा है कि व्हाट कॉम्बिनेशन ऑफ शेयर एंड ऑप्शन शुड मिस्टर दयाल सेलेक्ट इफ ही वांट्स टू परफेक्ट हेज, अगर वो परफेक्ट हेज चाहता है तो। व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ ऑप्शन टुडे, इसका वैल्यू ऑफ ऑप्शन टुडे क्या होगा, तो रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न 10% दिया हुआ, एंड व्हाट इज द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑन द ऑप्शन, ये आप मुझे बताइए। तो चलिए हम आपको बताते हैं, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न 10% दिया ही हुआ। तो अब आप सोल्यूशन में आ जाइए, सोल्यूशन जो है ना वो 79 नंबर पेज में आ जाइए। 79 नंबर पेज में जब आप आएंगे, सॉरी 78 नंबर पेज में जब आप आएंगे तो आपको इसका आंसर दिखेगा। इसका फॉर्मूला होता है कि उसको परफेक्ट हेज क्या फॉलो करना चाहिए। परफेक्ट हेज क्वेश्चन में पूछा, रोमन 1 में आपको क्या पूछा, व्हाट कॉम्बिनेशन ऑफ शेयर एंड ऑप्शन शुड मिस्टर दयाल इफ ही वांट्स टू परफेक्ट हेज। परफेक्ट हेज का फॉर्मूला होता है C1 माइनस C2 बाई S1 माइनस S2। C1 का मतलब होता है हायर प्राइस रेंज माइनस स्ट्राइक प्राइस। तो हायर प्राइस 750 था और स्ट्राइक प्राइस 630 था।
हायर प्राइस क्या था 780 था और स्ट्राइक प्राइस क्या था, स्ट्राइक प्राइस आपका 630 था, तो 630 और 780 के बीच का डिफरेंस 150 रखना है। और C2 का मतलब होता है लोअर प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस। लोअर प्राइस 480 था, 480 में से आपको स्ट्राइक प्राइस 630 माइनस करोगे तो वो नेगेटिव आ जाएगा, तो नेगेटिव लिखने का जरूरत नहीं, यहाँ जीरो लिखो। और S1 S2 का मतलब होता है हायर प्राइस एंड लोअर प्राइस, 780 एंड 480, तो इसको डिवाइड करके 0.50 आ जाएगा, यानी मिस्टर दयाल शुड परचेज 0.5 शेयर फॉर एवरी वन कॉल ऑप्शन। यानी कॉल ऑप्शन का जब वक्त आएगा तो वो एक शेयर के बदले 2 शेयर के बदले एक ही शेयर खरीदेगा, कहने का मतलब एक शेयर के बदले 0.5 शेयर ही खरीदेगा। आगे बढ़ रहा है वैल्यू ऑफ ऑप्शन, ऑप्शन टुडे, तो आज के डेट में वैल्यू ऑफ ऑप्शन कितना हो जाएगा वो मुझे बताओ। तो आप बोलोगे कि देखो इफ प्राइस ऑफ शेयर कम्स टू 780, अगर प्राइस 780 हो जाए तो वैल्यू ऑफ परचेज प्राइस क्या हो जाएगा, क्योंकि उसका अगर 780 प्राइस हो जाएगा, ठीक है, तो 780 अगर उसका प्राइस हो जाएगा तो 780 का सेल प्रोसीड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, एक शेयर को बेच करके उसको जो है ना एक शेयर के बदले तो वो 0.5 शेयर ही रखा है और 780 प्राइस हो गया, तो उसको मिलेगा एक शेयर पर ₹390 करके, जो है ना 390 करके मिलेगा। लेकिन उसका लॉस कितने का होगा, उसका लॉस हो जाएगा आपका, वो 630 में खरीदा था क्योंकि उसका मार्केट प्राइस 630 था स्टार्टिंग में। और रुको, इसका जो है वो आपका क्या बोल रहा है, आपका क्वेश्चन में बोल रहा है कि परफेक्ट हेज चाहते हैं, उसका स्ट्राइक प्राइस 630 है, यानी आज के डेट में वो अगर खरीदता है तो 630 जो है वो उसको पे करना पड़ेगा, लॉस ऑन अकाउंट ऑफ शॉर्ट पोजीशन, ठीक है, शॉर्ट पोजीशन। लेकिन उसका मार्केट में प्राइस जो है वो 780 हो चुका है, तो दोनों का जो डिफरेंस है वो 150 का उसका लॉस ऑन अकाउंट ऑफ शॉर्ट पोजीशन होगा, तो 250 का नेट में उसका गेन होगा। कहने का मतलब है कि स्ट्राइक प्राइस से देखो, स्ट्राइक प्राइस से जो है ना वो मार्केट में उसका वैल्यू कितना ज्यादा है, अगर वो उसको बेचता, अगर वो उस शेयर को बेचता, मेरा बात सुनो, तो अगर वो उसको बेचता तो 630 में ही वो बेच पाता, क्योंकि वो ऑप्शन के अंदर है, ठीक है, लेकिन 780 में दूसरे जन बेच रहे थे तो उसका लॉस 150 का होता। लेकिन अगर वो सेल प्रोसीड्स फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, ठीक है, अगर देखो मेरा बात सुनो, जो है अगर ये जो उसके पास पहले से था वो एक शेयर उसके पास पहले से था, तो उसका 0.5 शेयर पे 0.5 ही शेयर वो कॉल ऑप्शन में ऑप्ट करेगा, तो उसका 780 रुपए के हिसाब से 390 का बेनिफिट होगा, ठीक है। एंड अगर वो उसी को बेचता, ठीक है, तो उसका इसका 150 के डिफरेंस से उसका लॉस हो जाता है, उसको ज्यादा पे करना पड़ जाता है। मतलब ऐसे समझ लो कि मार्केट में जो है ना वो मार्केट में जिस चीज का 780 का मिल रहा है इसको 630 ही मिल पाता, तो इसका 150 का लॉस हो जाता। तो कहने का मतलब है कि स्ट्राइक प्राइस एंड इसका जो डिफरेंस है मार्केट प्राइस का, इतने का उसका लॉस है। 240 से यहां पर आप ये कह सकते हो कि 240 रुपीज से इसका जो है वो नेट में लॉस है, ओके। या आप ऐसे समझ लो कि इसका 240 रुपीज से नेट में लॉस नहीं, इसका 240 रुपीज से नेट में सेल प्रोसीड्स आया हुआ है, ओके, नेट में। उसके बाद बोला ये प्राइस ऑफ शेयर कम्स टू बी, अगर प्राइस उसका 480 हो जाएगा तो 480 का 50% उसको 240 मिलेगा, ठीक है, 240 मिलेगा, तो प्रीमियम वो कहां से रिकवर करेगा। तो देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा था, क्वेश्चन में ये कहा था कि आपका 0.1.25, रुको, 240 उसका ये मिल पाएगा एंड 25 जो है वो उसका। तो देखो यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर जो आपका S1 और S2 को माइनस करके जो आया था वो 300 है। S1 और S2 हायर और लोअर को माइनस करके जो फ्लक्चुएशन था 780 और 480 के बीच का डिफरेंस 300 है, ओके। उसमें से आपको P को माइनस करना है, प्रीमियम फॉर P, प्रीमियम से मतलब P ये मान कर चलो कि प्रीमियम आपको P माइनस करना है, क्योंकि उतना तो आपको पे ही करना पड़ जाएगा जितना आपका फायदा है दोनों के डिफरेंस का 300 का, उसमें प्रीमियम पे करना पड़ जाएगा। और क्वेश्चन में 10% रेट दिया हुआ है जो कि पर एनम का है, तो 3 महीने का कितना हो जाएगा, 10% डिवाइड बाय 12 इंटू 3 तो करोगे तो आ जाएगा 2.5%, तो 2.5% में परसेंट हटाओगे तो 0.025 आएगा और उसको 1 ऐड करोगे, तो ऐसे सॉल्व करके 2 इक्वल टू जो है ना ये आंसर आना चाहिए, क्योंकि सेल प्रोसीड्स उसका इक्वल होना चाहिए, तो पी का वैल्यू आपका ऐसे निकल जाएगा, ओके। अब पी का वैल्यू ऐसे निकलने के बाद आप ये बोलोगे कि एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन ऑप्शन, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन ऑप्शन क्या हो जाएगा वो आप मेरे को बताओ। आपका अगर मार्केट प्राइस से, आज के डेट में मार्केट प्राइस कितना है, आप देखो कि स्ट्राइक प्राइस से मैक्सिमम प्राइस का कितना डिफरेंस है उसको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करो, ओके। और स्ट्राइक प्राइस में मिनिमम प्राइस का डिफरेंस नेगेटिव आएगा, इसलिए उसको जीरो करो और उसके प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करो, तो आपका एक्सपेक्टेड वैल्यू, एक्सपेक्टेड ऑप्शन वैल्यू 90 आएगा, ओके। ये एक्सपेक्टेड ऑप्शन वैल्यू निकालना है। एक्सपेक्टेड ऑप्शन वैल्यू कैसे निकाला, मैक्सिमम प्राइस को स्ट्राइक प्राइस से डिफरेंस करके निकाला, उसको उसके प्रोबेबिलिटी से, ओके। तो उसका प्रोबेबिलिटी प्राइस बढ़ने का जो प्रोबेबिलिटी है उसके साथ किया। और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न आप कैसे निकालोगे, देखो आपका जो अभी एक्सपेक्टेड ऑप्शन वैल्यू आया रहेगा वो, ठीक है, एंड जस्ट अभी जो पहले 65.85 जो आपका प्रोबेबिलिटी आया था 65.85, वो माइनस करोगे तो 65.85 90 बन गया, इसलिए 65.85 का कंपैरिजन करोगे, नीचे रखोगे उसको, बेस रखोगे, 36.67 इसका आंसर हो जाएगा जो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है, ओके। तो मेरे ख्याल से ये वाला क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। 23 नंबर जो क्वेश्चन है वो बता, तो चलो आपका जो क्वेश्चन नंबर 23 है पहले वो कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 के लिए आपको 65 नंबर पेज में आना है, 65 नंबर पेज में आना है, जहां पर आपको जो है वो सबसे नीचे जाना है, सबसे नीचे आपको
5 नंबर पेज में यहाँ पर कह रहा है कि कंसीडर 2 ईयर कॉल ऑप्शन विथ स्ट्राइक प्राइस ऑफ 50, स्ट्राइक प्राइस 50 को कंसीडर करके 2 ईयर कॉल ऑप्शन निकालो, ओके। एंड जो है ऑन अ स्टॉक करंट प्राइस ऑफ विच इज ऑल्सो 50, करंट प्राइस भी 50 और स्ट्राइक प्राइस भी 50 है। आपके पास जो है ना वो 2 टाइम पीरियड है ऑफ 1 ईयर, 1 साल का 2 टाइम पीरियड है 1 ईयर का। प्राइस कैन मूव अप एंड डाउन, प्राइस जो है वो या तो 20% से बढ़ेगा या तो 20% से गिरेगा। रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न 6% है। आपको बाइनोमियल ऑप्शन जो है मॉडल के हिसाब से कैलकुलेट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइस मूविंग अप या डाउन, एंड ऑल्सो ड्रॉ 2 स्टेप बाइनोमियल ट्री शोइंग प्राइस एंड पे ऑफ एट ईच मोड, ओके। तो अब आप आंसर में आ जाइए, जिसके लिए आपको 79 नंबर पेज में आना है। देखो, जब प्राइस 50 था तो 20% से बढ़ा, तो 50 का 20% 10 होता है, 10 से बढ़ा तो 60 हुआ, और 60 का 20% 12 होता है, तो 60 में 12 ऐड करो 72 हुआ। और जब प्राइस गिर गया तो 50 का 20% यानी 10 गिरा, तो 50 में से 10 माइनस करो 40 हो जाएगा। एंड 40 से भी अगर 20% गिर गया तो 40 का 20% होता है आपका 8 होता है, 40 में से 8 को माइनस कर दो 32 हो जाएगा। और जब 60 था, 60 का 20% गिर जाएगा, तो 60 का 20% होगा आपका 12, तो 60 में से 12 माइनस कर दो 48 हो जाएगा, ओके। उसके बाद आपको नीचे में क्या दिया हुआ, प्रोबेबिलिटी कितना है कि इंक्रीज ही होगा, तो इंक्रीज होने का प्रोबेबिलिटी होता है रेट माइनस डी डिवाइडेड बाय यू माइनस डी, ठीक है। तो रेट यहां पर कितना है 6% है, 6% को 0.06 बोलोगे, उसमें 1 ऐड करोगे, ठीक है, तो वो हुआ 1.06। एंड डिक्रीज होने, अगर डिक्रीज 20% से हो जाएगा तो उसके बाद कितना बचेगा 0.80 बचेगा। एंड अप अगर हो जाएगा, यू का मतलब अप अगर हो जाएगा 20% से बढ़ जाएगा तो 1.20 हो जाएगा, डिक्रीज का 0.80 है, ओके। तो यहां पर आप डिवाइड करके पी निकाल दोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंक्रीज अगर ये आ गया तो 1 में से माइनस करके प्रोबेबिलिटी ऑफ डिक्रीज आ जाएगा, ओके। अब उसके बाद जो है ना, ये जो नीचे है ना उसको सॉल्व करके आपका ये वाला बन जाएगा, ठीक है। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। देखो, आपका जो ऊपर में आंसर आया हुआ है उसको आप एज इट इज रहने दो। यहां पर देखो, नीचे में c इक्वल टू जब निकालोगे तो आप बोलोगे कि टोटल कितना से बढ़ा, 50 से 72 हो गया, तो 22 से बढ़ा, और उसके बढ़ने का प्रोबेबिलिटी जो आपका इंक्रीज का प्रोबेबिलिटी 0.65 निकाला वो करो। डिक्रीज जब होगा तो डिक्रीज का जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.35 है, ठीक है। लेकिन जब इंक्रीज होगा तो डिक्रीज कुछ नहीं होगा, इसलिए उसका जो ये है मतलब डिक्रीज का अमाउंट है वो 0 करो, क्योंकि जब इंक्रीज हो जाएगा तो डिक्रीज कुछ नहीं होगा। डिवाइडेड बाय रेट यानी 1.06, इसको सॉल्व करके आपका c निकल जाएगा। एंड वैल्यू ऑफ ऑप्शन एट नोड ए, नोड ए के हिसाब से उसका वैल्यू ऑफ ऑप्शन जो अभी सी निकाले हो उसको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करो। एंड दूसरा, क्योंकि इंक्रीज ही हो गया तो दूसरे का प्रोबेबिलिटी कुछ नहीं होगा, 0 से मल्टीप्लाई करो प्रोबेबिलिटी को, एंड उसको रेट से डिवाइड करके जो आपका आंसर आएगा ये आपका वैल्यू ऑफ ऑप्शन नोड ए हो जाएगा। यही आपको दिखाना था, ओके। देखो, क्वेश्चन नंबर 24 जो है इसमें हम आपको बताते हैं, इसमें ये कह रहा है कि इक्विटी शेयर ऑफ पंचायत लिमिटेड जो है वो इक्विटी शेयर का करंट में प्राइस 420 दिया हुआ है, एंड विद इन अ पीरियड 3 महीने के अंदर में इसका प्राइस 500 से 400, मतलब मैक्सिमम 500 मिनिमम 400 हो सकता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% दिया हुआ है, एंड वैल्यू जो है वो 3 महीने के बाद स्ट्राइक प्राइस 450 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको बोल रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू एट 3 मंथ कॉल ऑप्शन, कॉल ऑप्शन में उसका क्या वैल्यू होगा। तो आप 80 पेज में आ जाइए, 80 पेज में आ जाइए, एक बार आ जाइए 80 पेज में। यहां पर देखो, इसका मैंने आपको फॉर्मूला पहले भी इस तरह का सम्स करवाया हुआ है कि जो मैक्सिमम प्राइस है उसमें से करंट प्राइस को माइनस करो और उसके प्रोबेबिलिटी पी को लेट कर लो, ठीक है, मैक्सिमम प्राइस होने का। एंड जो मिनिमम प्राइस है उसमें से प्रोबेबिलिटी को माइनस, करंट प्राइस को माइनस करो और उसके होने का 1 माइनस पी प्रोबेबिलिटी हो जाएगा, इक्वल टू स्ट्राइक प्राइस इंटू ई टू दी पावर आर टी होता है। आर यहाँ पर जो है 8% दिया है, तो 8% को तो पर एनम का है, तो 3 महीने का कितना हो जाएगा, 8 इंटू 3/12 करोगे तो 2% आएगा, 2% को 0.2 बोलोगे, -1 होता है। तो इसको सॉल्व करके जो है ना आपको क्वेश्चन में जो है ना ई के पावर में 0.02 का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। तो जो दिया हुआ उसको पुट करके -1 करके इसको सॉल्व करोगे तो पी का वैल्यू आ जाएगा। एंड वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन का क्या फॉर्मूला होता है, जो पी का वैल्यू निकाले हो ना वो इनटू मैक्सिमम प्राइस का स्ट्राइक प्राइस से क्या डिफरेंस है, ठीक है। क्योंकि कॉल ऑप्शन आप कर रहे हो तो मैक्सिमम प्राइस आ गया है और स्ट्राइक प्राइस आपको 450 पे करना पड़ रहा है, जबकि मार्केट में लोगों को 500 पे करना पड़ेगा। डिवाइडेड बाई जो है ना वो डिवाइडेड बाई आपका हो जाएगा, डिवाइडेड बाय आपका जो आपका 2% के हिसाब से जो उसका ERT रहेगा वो आपको यहां पर दिखा देना है, और जो इसका कॉल ऑप्शन का वैल्यू आएगा वो इतना आ जाएगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 25 जो है वो कॉपी पेस्ट है इलस्ट्रेशन नंबर 20, इलस्ट्रेशन नंबर 3 का, ओके, जो मैंने आपको पहले भी करवाया था इस तरह का क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 3 का। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 25 है इसको पढ़ना और इलस्ट्रेशन नंबर 3 को एक बार देखना, उसके जैसा ही आपको इसका सोल्यूशन लगेगा। बस अगर वो समझ गए रहोगे तो इस क्वेश्चन को पढ़ के इसके सॉल्यूशन को समझने की कोशिश करना, आपको समझ में आ जाएगा, ओके। क्योंकि उस क्वेश्चन में भी हम लोग आपको क्या निकालना बताए थे, उसमें हम आपको बताए थे D1 D2 निकालना, फिर D1 D2 के बाद एक फॉर्मूला अप्लाई हुआ था, तो वही फॉर्मूला यूज करके इन्होंने 25 का आंसर निकाला है, ठीक है। एंड उसके बाद उन्होंने टीचिंग नोट्स वगैरह भी दिया है, ओके। तो आप उसको समझना, कुछ डाउट होगा तो आप पर्सनली मेरे से पूछ लेना, ठीक है। चलो, आपका जो ये वाला चैप्टर है वो खत्म होता है। ऑल द बेस्ट फॉर योर
प्रिपरेशन। ओके, और हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देते हैं सीएमए का और सीए का। अगर आपको इंटरेस्टेड हो आप गारंटीड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेने का, तो आप उसके लिए हम लोगों से कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में गिवन व्हाट्सएप नंबर पे। और किसी क्वेश्चन को नहीं समझ में आ रहा है तो भी आप मेरे से पर्सनली पूछ सकते हो व्हाट्सएप पे, जो डिस्क्रिप्शन में गिवन व्हाट्सएप नंबर है उस पे। चलो, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।